नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपी विशेष प्रारंभिक परीक्षा और आपकी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा दोनों परीक्षाएं दिसंबर में होना प्रस्तावित है ना। आरओ की परीक्षा भी आपकी 22 दिसंबर को प्रस्तावित है। यद्यपि यूपी विशेष प्रीलिम्स को लेकर बहुत सारे खबरें, बहुत सारी चर्चाएं आपने सुनी हैं, लेकिन उसके चक्कर में अपना बीपीएससी वाला एग्जाम मत खराब कीजिए, क्योंकि वो भी एक बड़ी वैकेंसी है, बड़ी उसमें भी जो है सीटों की संख्या है। तो अगर आप थोड़ा सा उधर भी फोकस कर लेंगे, इन केस कि इधर कुछ गड़बड़ हो, तो उधर भी एक अच्छे चांस आपके हैं। तो उस दृष्टि से आप इस दृष्टि को पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज इसकी ये चौथी क्लास है। 3 क्लास इसी चैनल पर और उपलब्ध हैं, जिसमें हमने घटनाओं और उनके प्रश्नों के माध्यम से चीजों को सॉल्व किया है, ठीक है। बाकी प्रारंभिक परीक्षा के उद्देश्य से, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो या फिर आरओ हो, आपको एक 150 फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड कराई गई थी उन विषयों के टॉपिक्स की जिनसे पेपर में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसके साथ साथ सीसेट की क्लासेस मेरी चल रही हैं। आप आराम से जो पीवाईक्यू 2012 से लेके 2023 तक के पीवाईक्यू हम उसमें कर रहे हैं मैथ रीजनिंग के, ठीक है। तो वो आप देखते चलें, क्योंकि 40 प्रश्न लगभग मैथ रीजनिंग से आते हैं और आप अगर उतना पीवाईक्यू ही कर लेंगे तब भी आपके 20 प्लस प्रश्न ठीक होने की स्थिति में होंगे। तो वो भी आप जरूर देखते चलिए, ठीक है। तो आज ये चौथी क्लास है। आज हम इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है अपना वो पूरा कर लेंगे। साथ ही साथ डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रश्नों की पीडीएफ उपलब्ध करा दी गई है, आप वहां से इसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। उससे पहले एक महत्वपूर्ण घोषणा, क्योंकि टेस्ट सीरीज एक महत्वपूर्ण अंग होती है आपकी तैयारी का, है ना। टेस्ट सीरीज जब आप लगा लेते हो तो आपको कॉन्फिडेंस, प्रीलिम्स पास करने का एक ही मूल मंत्र है, रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कर सकते हो, सबसे बेहतर है। और फिर भी अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाह रहे हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप 2-3 बार कर चुके होते हो, फिर आपको उसमें ऐसा लगता है कि बापोनिश भगवान है, मतलब सबसे ज्यादा मेरे ही सही हो रहे हैं, 140 सही हो रहे थे 150 में से। पेपर में जाके जो नए प्रश्न मिले वो कैसे सॉल्व करें, उसके लिए किसी भी एक संस्थान की टेस्ट सीरीज आवश्यक होती है जो एटलीस्ट पीवाईक्यू कॉपी पेस्ट कर ना दे रही हो। तो डिकोड एग्जाम ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ प्रारंभिक परीक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए एक कंबाइंड टेस्ट सीरीज मान लीजिए लॉन्च की, जिसमें 9000 प्रश्न हैं। बड़ी टेस्ट सीरीज है अपने आप में। 9000 प्रश्न में आपके 100 तो मिनी टेस्ट हैं 40-40 प्रश्नों के। 4000 प्रश्न ये हैं, और इन 4000 प्रश्न का ऑडियो माफ कीजिए, इनका पीडीएफ टेस्ट, पीडीएफ सॉल्यूशन और इनका वीडियो सॉल्यूशन भी है। वीडियो सॉल्यूशन का क्या लाभ है, आपको प्रश्न करने के तरीके पता चल रहे हैं, आपको पता चलता है कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, ये सारी चीजें, तो ये आपको इसमें लाभ मिलेगा। प्लस इसमें 15 फुल लेंथ टेस्ट आरओ परीक्षा के ध्यान में रखते हुए हैं, 200 प्रश्नों के, जिसमें 140 प्रश्न जीएस वाले पोर्शन के और 60 प्रश्न आपके हिंदी वाले पोर्शन के हैं। तो कुल मिलाके कुल जमा 3000 प्रश्न आपके ये हैं, 7000 प्रश्न और 10 फुल लेंथ टेस्ट आपके पीसीएस पेपर को ध्यान में रखते हुए हैं, प्लस 5 फुल लेंथ टेस्ट सीसेट के लिए हैं। तो कुल मिलाके 15 टेस्ट ये हैं, 2000 प्रश्न आपके ये हैं। तो टोटल 9000 प्रश्नों की एक बेहतरीन सी टेस्ट सीरीज है ना, जो आप डिकोड एग्जाम के ऑफिशियल जो नंबर है उन पर भी कांटेक्ट करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, इसके विषय में पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐप के माध्यम से टेस्ट सीरीज है और विश्वास मानिए सारे प्रश्न आपको नए पैटर्न पर मिल रहे हैं, नए तरीके के प्रश्न मिल रहे हैं, है ना, ताकि आप जो है उसमें कंफर्टेबल फील करें। एग्जाम जाते समय, एग्जाम देते समय आपको लगे कि हाँ ऐसे ही प्रश्नों को ही मैंने अप्रोच किया है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास से। 3 भारतीय साहित्यिक कृतियां, इससे पहले का जो इंटरनेशनल वाला पोर्शन है वो हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, आप सभी ने देखा होगा। 3 क्लासेस इस आई दृष्टि की हो चुकी हैं, चौथी क्लास है। लगभग 10 से 11 क्लास में लूंगा, कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। बिफोर एग्जाम आपकी आराम से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तब तक पुरानी क्लास को आप रिवाइज भी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि हमें आज लंबा एक सेशन लेना है। 3 भारतीय साहित्यिक कृतियां MOWCAP क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल। ये क्या है, मेमोरी ऑफ द बर्ड, MOW, ठीक है। मेमोरी ऑफ द बर्ड कार्यक्रम दस्तावेजी विरासत पर केंद्रित है ना। क्या लिखित या दस्तावेजी विरासत, डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज मानव जाति की विरासत है, जिसके माध्यम से हम अपने अतीत को वापस देख सकते हैं और अपने वर्तमान जीवन को समृद्ध कर सकते हैं। यूनेस्को ने 1992 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम को लॉन्च किया था। सबसे पहले किसका कार्यक्रम है, यूनेस्को का, ठीक है, यूनेस्को का कार्यक्रम है। इसके उद्देश्य विश्व भर में मूल्यवान पुरालेखों और पुस्तकालय संग्रहों का संरक्षण और उनमें व्यापक प्रसार सुनिश्चित करना है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी ऑफ एशिया एंड पैसिफिक
है ना, MOWCAP, ये एशिया एंड पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक अलग मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की कमेटी बनी हुई है, विश्व के प्रत्येक क्षेत्रों में से एक है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम की अंतरराष्ट्रीय सलाहकार समिति की एक सहायक इकाई है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम के एक दिन एक क्षेत्रीय मंच है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के 43 देश समाविष्ट हैं इसके अंदर, जो एशिया प्रशांत वाली कमेटी है। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत के क्षेत्र के अंतर्गत मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम को बढ़ावा देना, उसकी निगरानी करना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम के अंतर्गत दस्तावेजी विरासत में एशिया प्रशांत क्षेत्र के रजिस्टर का रखरखाव करना है। उल्लेखनीय कि रजिस्टर एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रभावकारी दस्तावेजों में से एक है। क्या है, इसकी बैठक हुई है मई 2024 में, 10वीं MOWCAP का बैठक हुआ है उलान बटोर मंगोलिया में। ठीक है, मंगोलिया, उलान बटोर मंगोलिया में। अब देखो क्या है, ये है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी, मतलब जो दस्तावेजी है। तो उलान बटोर ऐसे याद रख रहा हूं, उनको सबको इकट्ठा किया जा रहा है, उलान बटोर मंगोलिया में, है ना, बटोर रहा जा रहा है। चलो, इस बैठक के दौरान MOWCAP क्षेत्रीय रजिस्टर में कुल 20 नई कृतियों को शामिल किया गया। कितनी? 20 नई कृतियों को। भारत की कौन कौन सी कृतियां हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जाना मोस्ट प्रोबेबल है। 3 कृतियां भारत की जो इसमें शामिल की गई हैं, कौन कौन सी? रामचरितमानस, पंचतंत्र और साहृदयालोक लोचन। ऐसा भी हो सकता है इस साहृदयालोक लोचन के राइटर आपसे पूछ ले। 2 तो आपको याद रह जाएंगे, रामचरितमानस और पंचतंत्र, लेकिन साहृदयालोक लोचन को भी याद रखोगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है जिसने इसमें महती भूमिका निभाई है। अब इनके डिटेल में क्या क्या है। रामचरितमानस 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में रचित, तो भाषा भी ध्यान रखोगे, अवधी भाषा में रचित रामचरितमानस को हिंदू साहित्य की महान कृतियों में से एक माना जाता है। इसे तुलसीदास के रामचरितमानस की सचित्र पांडुलिपियां नाम से क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में रचित रामायण को रामचरितमानस का आधार माना जाता है। उल्लेखनीय है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड स्वयं लिखा है एवं उन्होंने रामचरितमानस की रचना का आरंभ अयोध्या में विक्रम संवत 1631 1574 ईस्वी में रामनवमी के दिन मंगलवार को किया था। ठीक, चलिए पंचतंत्र क्या है। पंडित विष्णु शर्मा द्वारा, क्योंकि आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने बचपन में पंचतंत्र की कहानियां ना सुनी हो, ठीक है। चलिए, पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को क्षेत्रीय रजिस्टर में पंचतंत्र दंत कथाओं की 15वीं शताब्दी की पांडुलिपि के नाम से शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि पंचतंत्र काव्य और गद्य में पशु दंत कथाओं एनिमल फेबल्स का एक संग्रह है। पंचतंत्र में कथाओं को 5 भागों में संकलित किया गया है, इसलिए इसका नाम पंचतंत्र है। 5 भागों में संग्रह के कारण इस कृति को पंचतंत्र कहा गया है। साहृदयालोक लोचन को जरूर याद रखोगे, है ना, क्योंकि ये इनमें आपके लिए एक नया सा नाम हो सकता है। साहृदयालोक लोचन के रचयिता आचार्य आनंद वर्धन है। ठीक, नाम कैसे याद रखोगे? साहृदयालोक लोचन है, मतलब हृदय से कोई काम हो रहा है तो क्या आएगा? उसमें आनंद आएगा। तो रचनाकार कौन है? आचार्य आनंद वर्धन। इसे साहृदयालोक लोचन की पांडुलिपि भारतीय काव्यशास्त्र का मौलिक पाठ के नाम से क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया है। 9वीं और 10वीं शताब्दी की इस पुस्तक में काव्य, नाट्यशास्त्र, नाट्य अंतर्दृष्टि से संबंधित पाठ और चर्चाएं हैं। ठीक है, तो बेसिकली किससे संबंधित है? काव्य से, नाट्यशास्त्र से और नाट्य अंतर्दृष्टि से, कि कैसे भाई उस चीज को करना चाहिए, वो सब चीजें हैं। ठीक है, चलिए इस घटना पे आधारित सवाल, मैं फिर कह रहा हूं सवाल आपसे यही पूछा जाएगा। ठीक है, चलो, हाल ही में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी कहां हुई है? बैठक कहां हुई थी? उलान बटोर मंगोलिया में, मई 2024 में। एशिया एंड द पैसिफिक की 10वीं बैठक के क्षेत्रीय रजिस्टर में भारतीय साहित्य की किन 3 महत्वपूर्ण कृतियों को शामिल किया गया है? रामचरितमानस और इससे कंफ्यूज मत होना, है ना, रामायण और रामचरितमानस से कंफ्यूज मत होना। आपको ऑप्शन में यहां तो चलो ऑप्शन में महाभारत दे रखा है, लेकिन यहां रामायण दे दे, रामचरितमानस, रामायण, तो रामचरितमानस जो है तुलसीदास कृत, उसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन सी कृतियां हैं? रामचरितमानस है, महाभारत नहीं है, पंचतंत्र है, साहृदयालोक लोचन है। जिसमें 2-2 है वो ऑप्शन काट दो, है ना, अपने आप आंसर मिल गया 1, 3, 4। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं। चलिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है, देखो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पत्रकारों एवं मीडिया को, इस किताब में भी आपकी जो दिसंबर तक की घटनाएं हैं आप उन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिए। दिसंबर मतलब जनवरी 2024 से जो घटनाएं हैं उन पे, क्योंकि पेपर दिसंबर में जनवरी से पुरानी घटनाएं संभवतः नहीं पूछी हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने सितंबर तक की घटनाएं कवर की हैं। ठीक,
चलिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पत्रकारों एवं मीडिया को उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार विश्व के 180 देशों और क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान करता है। गौरतलब है कि इस सूचकांक को वर्ष 2002 से प्रतिवर्ष फ्रांसीसी एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, है ना, आरएसएफ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसके नाम से ही क्लियर है ना, जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हैं वो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को प्रकाशित कर रहे हैं। ठीक, चलिए, स्मरणीय तथ्य क्या क्या है? 22वां संस्करण है। विश्व 3 मई को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ऐसे याद रख लेना। चलिए, इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या थी? ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरणीय संकट के सामने पत्रकारिता, ए प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखोगे, इसकी थीम भी पूछी जा सकती है क्योंकि एनवायरमेंट पे ज्यादा फोकस इस समय चीजों का है और एनवायरमेंट पे फोकस है, एनवायरमेंट के दृष्टिगत कोई थीम बन रही है तो वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो क्या है? ग्रह के लिए एक पत्र, एक प्रेस, ए प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस, तो इसको भी ध्यान रखोगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में सबसे खराब स्थिति मध्य पूर्व अफ्रीका की है। ठीक, एशिया प्रशांत क्षेत्र पत्रकारिता करने में विश्व का दूसरे सबसे कठिन क्षेत्र है। फिलहाल मोटा मोटा दिमाग में रख लेना कि अफ्रीका का जो एरिया है वो थोड़ा टफ है पत्रकारिता के लिए। दूसरे नंबर पे एशिया पैसिफिक क्षेत्र है। फिर शीर्ष 3 स्थान नॉर्वे, स्वीडन इनको मिले हैं। हमें भारत का स्थान याद रखना है, क्या है इस सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 159 है। याद कैसे रखोगे? 159, तो इसे ध्यान रख लेना। पहले प्रेस है तो प्रेस पहले 9 रुपए में एक कपड़े पे होती थी, अब 15 रुपए में होने लगी, मतलब 159 159 इसकी रैंक है, तो इसको ध्यान रखोगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। ठीक है, चलिए, पिछली साल 161 थी, 2 बढ़ गई है, 159 रैंक है ना। तो ये इसमें 3 चीज याद रखनी है। जारी कौन कर रहा है? पहले नंबर पे नॉर्वे है, थीम क्या है और भारत की रैंक क्या है। इस पूरी घटना में से 4 बातें आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है। सवाल देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सवाल ये बन सकता है। हाल ही में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 22वें संस्करण को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया गया, मतलब कौन प्रकाशित कर रहा है? तो सही हो गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के अनुसार शीर्ष 3 देश नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन है। बिल्कुल ठीक है ना। इस सूचकांक में भारत 161वां नहीं है, भारत 159 है। ठीक है, पहले प्रेस 9 रुपए की होती थी, अब 15 की, ऐसे ध्यान रख लेना। 161वां नहीं है, गलत है। हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो केवल 3 सही नहीं है, बाकी 1 और 2 दोनों सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। यही 3 शीर्ष पॉइंट है इसमें याद करने के। एक चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है इस घटना में, वो है आपका इसका थीम क्या है इस बार का, वो ध्यान रखोगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग। अब ये कई रैंकिंग है, ये टाइम्स रैंकिंग है। टाइम्स भी विश्व की भी रैंकिंग है और एशिया की भी है। ऐसे ही क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग थी, तो उन दोनों को ध्यान रखोगे। जैसे क्यूएस वाली में आईआईटी मुंबई जो है भारत की तरफ से लीड पे था, तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ठीक है, चलो 30 अप्रैल 2024 को यूके की पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स का यह 12वां संस्करण है। वर्ष 2024 की तैयार करने के लिए कुल 18 संकेतकों को इन्होंने इसमें प्रयोग किया। याद करने योग्य क्या क्या चीजें हैं? नवीनतम रैंकिंग में एशिया महाद्वीप के 31 क्षेत्रों में 739 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग प्रदान की गई। समग्र रैंकिंग में जापान के सर्वाधिक 119 विश्वविद्यालय हैं। इस दृष्टि से भारत के 91 विश्वविद्यालय के साथ दूसरे स्थान पर रहा। क्यों? क्योंकि टाइम्स की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। ठीक है, चलो भारत के कुल 75-23 में कम प्राप्त हुआ था। सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो है चाइना की, वो इसमें जो है प्रथम है। तो एक काम करना है, यहां पर्ची लगा के ही आपकी किताब पे जो आपके क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग और क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग वाले डेटा हैं उसको भी लिख लेना, ताकि कंपैरिजन में आपको आसानी से चीजें याद रह जाएंगी। ठीक है, तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी पहले नंबर पे है, ये ध्यान रखोगे। एशिया में भारत का एकमात्र संस्थान अंडर 100 में है। कौन? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। ठीक है, तो टाइम्स वाली में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, जबकि जो आपका क्या कहते हैं वो है क्यूएस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग है, उसमें आईआईटी मुंबई जो है पहले नंबर पे है। ठीक, चलिए
तो ये हो गया। सवाल देख लेते हैं, हाल ही में यूके की पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के 91 के साथ कौन से स्थान पर है? तो भारत दूसरे नंबर पर है, दूसरे सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय भारत के शामिल हैं इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ठीक, चलिए एशिया में नंबर 1 चाइना, और चाइना का भी कौन सा विश्वविद्यालय? सिंगुआ यूनिवर्सिटी। ठीक, चलिए विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024, वर्ष 2012 में पहली बार विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई थी। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट गैलेप ऑक्सफोर्ड बेलीविंग रिसर्च सेंटर संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान है ना, तो ये USSDSN याद रखोगे, ये जारी कर रहा है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। तो ऐसे याद रख लेना, UN सब दुखी सब सुखी, है ना, USSDSN। ठीक है, चलो सब दुखी सब न्यूट्रल, SDSN। तथा WHR की संपादकीय बोर्ड के मध्य एक साझेदारी है, बहुत सारी संस्थाएं मिलकर जारी कर रहे हैं, तो सवाल नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अपने आप में बहुत टफ सवाल बन जाएगा वो अगर ऐसे सवाल पूछने लग गए तो। चलिए, उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 में विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के यूके केविलिंग रिसर्च सेंटर का एक प्रकाशन है। महत्वपूर्ण बात क्या क्या है? 20 मार्च 2024 को विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 जारी की गई। वर्तमान रिपोर्ट में 143 देशों को नागरिक प्रसन्नता के स्तर पर व्यक्त किया गया है। फिनलैंड जो है वो जो है नंबर 1 है प्रसन्नता रिपोर्ट में। याद कैसे रखोगे? प्रसन्नता की बात हो रही है, फिनलैंड है तो वहां फन है, इसलिए सब प्रसन्न है। ठीक है, तो मतलब फिनलैंड जो है वो नंबर 1 पे है, तो प्रसन्नता में फिनलैंड आपको याद रखना है। ठीक, पूछा जा सकता है। चलिए, समग्र रैंकिंग में अफगानिस्तान को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। यह विश्व का सबसे दुखी देश है, माना ही जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि तालिबान का शासन है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। बच्चों और 30 वर्ष से कम युवाओं में कौन है? ये 60 वर्ष से कौन है? ये उसकी डिटेल्ड है। भारत का रैंकिंग आप याद रखो कितना है? 126। ठीक है, 126 है ना। तो अपने यहां याद रखो कि बोले वैसे तो सारे सुखी हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हाफ सुखी हैं, 12 में से 6 सुखी है, ऐसा ये कह रहे हैं। लेकिन विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट है, हमारे यहां में पता है सब लोग सुखी है, तो 12 में से 6 इनके हिसाब से मान के चलो 126 रैंक है भारत की विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में। ठीक है, 2023 में भी हमें 126वां स्थान प्राप्त हुआ था, हम अपनी जगह एज इट इज बने हुए हैं। ठीक, सवाल देख लेते हैं इसमें से क्या है, और जहां जहां मैं हाईलाइट करता हूं आप भी अपनी किताब लेके बैठा करो, उस पोर्शन को हाईलाइट करते रहा करो। रिवीजन करते समय आपको समय बहुत कम लगेगा, 2 घंटे 3 घंटे में पूरी किताब रिवाइज हो जाएगी, है ना। तो वीडियोस देखने का ये भी आपको फायदा होने वाला है, और प्रश्नों की PDF मैंने दे दी, आप आराम से उसको देखिए, आराम से पढ़िए, घटनाएं पढ़िए और प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। BPSC तो आपको 13 दिसंबर 14 दिसंबर को होना ही है, तो फोकस कीजिए, बढ़िया वैकेंसी है इस बार। चलिए, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में फिनलैंड को लगातार 7वें वर्ष प्रसन्न देश, तो मैंने आपको बताया प्रसन्नता है, फिनलैंड है, वहां फन है, इसलिए वो प्रसन्न है, तो बिल्कुल ठीक है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 की समग्र रैंकिंग में भारत 100वें स्थान पर है क्या? नहीं, बोले हमारे यहाँ तो सारे सुखी हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ 12 में से 6 आदमी सुखी हैं, मतलब 126वीं रैंक होगी। तो स्टेटमेंट दूसरा क्या हो जाएगा? गलत। हमसे पूछा कौन सा सही नहीं है, विकल्प नंबर बी, केवल 2 सही नहीं है, बाकी सही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन है, तो ये कहां हुआ है? प्रसन्नता शिखर सम्मेलन का आयोजन लंदन यूके में हुआ है। सम्मेलन है तो वो यूके में हुआ है। ज्ञातव्य है कि प्रथम विश्व शिखरता सम्मेलन 2017 में मियामी अमेरिका में आयोजित हुआ था। हाल ही में 19वीं, अच्छा उसी के साथ हो गया है, रिपोर्ट के साथ, इसलिए पूछा जा सकता है कि विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो लंदन याद रखोगे। ठीक, चलिए, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना लंदन जाएंगे तो मतलब प्रसन्नता आ जाएगी, ऐसे याद रखो। चलो भाई, अगली घटना देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2023, है ना। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शस्त्रों का हस्तांतरण कैसे हो रहा है, कौन कितने हथियार खरीद रहा है, कौन कितने हथियार बेच रहा है, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? सिप्री जारी करती है। ठीक है, सिपरी जारी करती है। तो हथियार, शस्त्र हस्तांतरण और सिपरी को सिपाही से ध्यान रख लेना, तो ऐसे ही ध्यान में रह जाएगा आपका, सिपरी सिपाही और शस्त्र हस्तांतरण। तो शस्त्र हस्तांतरण रिपोर्ट कौन जारी करता है? सिपरी जारी करता है। ठीक है, हस्तांतरण की स्थिति पर नवीनतम रिपोर्ट ट्रेंड्स इन द इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2023 के शीर्षक से जारी की गई है। सिपरी के आंकड़ों का वित्तीय बाजार के मूल्य शस्त्र अंतरणों की मात्रा को दर्शाते हैं। याद रखना, सिपरी के आंकड़े सौदे के वित्तीय कानून के बजाय, मतलब ये नहीं दिखाते कौन कितने पैसे का वो ले हथियार, क्या दिखाते हैं? शस्त्र अंतरणों की मात्रा दिखाते हैं। ये आपसे एक स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। मतलब वो ये बताता है कि तुमने 2 हथियार लिए, अब तुमने 2 हथियार लिए 10,000 के, हमने जो है 4 फुलझड़ियां ले ली 5,000 की, तो हम ज्यादा बड़े जो है हथियार आयातक हो गए इस हिसाब से। ठीक, चलिए
वर्ष 1923 में विश्व के शीर्ष 5 निर्यातक देश कौन कौन से हैं? वो है अमेरिका। विश्व में शांति की बात करने वाला विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है ना। ये वही वाली बात हो गई कि जो है हम जो है बता रहे हैं कि ऐसे करो, विश्व में लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं और सबसे ज्यादा हथियार हम ही बेच रहे हैं। अमेरिका हमेशा से इस बात पे प्रश्न चिन्ह में रहता है। पूरे विश्व में लगभग 42% हथियार अमेरिका बेच रहा है। दूसरे नंबर पर फ्रांस, फिर रशिया है। ठीक है, तो रशिया हो चाइना हो समझ में आते हैं, लेकिन तुम या तो तुम्हारे जो है मुखौटे के पीछे कुछ और आइटम है। उक्त 5 शीर्ष आपूर्तिकर्ता देशों में संयुक्त रूप से 1923 के दौरान व्यापी शस्त्रों के कुल 75% हेतु 75% ये 5 निर्यात कर रहे हैं। नंबर 1 पे याद रखोगे कौन है? नंबर 1 पे आपका, क्योंकि सवाल में रशिया भी दिया होगा, तुम रशिया लगाया होगे, तुम्हें लगेगा कि युद्ध अभी बेहतरीन चल रहा है, यही सबसे ज्यादा निर्यात कर रहा होगा। नहीं, रशिया नहीं कर रहा है। नंबर 1 पे अमेरिका है, फिर जो है दूसरे नंबर पर फ्रांस है, तीसरे नंबर पर रूस है। ठीक है, चलिए आयात में हिस्सा किसका है? भारत नंबर 1 है, 9.8%। क्षेत्रीय सुरक्षा के दृष्टिगत हमारे आसपास शैतानों की संख्या ज्यादा है, हथियार आयात कर रहे हैं। सऊदी अरब दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे कतर है। जरा सा शुद्ध इत्तू सा देश है कतर। ठीक है, चलो नाम के हिसाब से अपना। चौथे नंबर पे यूक्रेन आ गया है, 5वें नंबर पे पाकिस्तान आ गया है। तो नंबर 1 पे भारत है हथियार आयात करने में। उक्त शीर्ष 35% आयात कर रहे हैं। ठीक, भारत शस्त्रों के आयात में शीर्ष स्थान पर रहा है। इस अवधि में भारत द्वारा वैश्विक का 9.8%, दोनों फैक्ट याद रखोगे। भारत ने कितने 9.8 शस्त्रों का आयात किया है, अगर 100 शस्त्र बिक रहे हैं पूरे विश्व में तो, है ना। शस्त्रों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश कौन है? रशिया भारत को बेच रहा है, भारत की कुल शस्त्र आयात का 36%। दूसरे नंबर पर फ्रांस भारत को बेच रहा है, तीसरे नंबर पर अमेरिका भारत को बेच रहा है। तो भारत सबसे ज्यादा शस्त्र किससे खरीद रहा है? रशिया से। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? हाल ही में सिप्री द्वारा अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2023 से रिपोर्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। सिप्री रिपोर्ट जारी करती है, याद रखना शस्त्र है, सिप्री को सिपाही करके याद कर लेना तो शस्त्र और सिप्री याद रह जाएगा। वर्ष 1923 की अवधि में रूसी शस्त्रों के आयात में शीर्ष स्थान पर रहा, तो शस्त्रों के आयात में भारत शीर्ष स्थान पर रहा, ना कि रशिया, तो दूसरा गलत हो जाएगा। वर्ष 1923 की अवधि में चीन शस्त्रों के निर्यात में शीर्ष निर्यातक रहा। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं सवाल में आपको चीन या रूस दिया रहेगा, आपको लगेगा अच्छा हाँ यही तो हो सकते हैं। अमेरिका कैसे होगा? अमेरिका पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हथियारों की सप्लाई करता है, बदमाश कंपनी है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, मतलब दूसरा और तीसरा सही नहीं है। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि दूसरा और तीसरा सही नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अंकोर वाट विश्व का 8वां अजूबा। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी नहीं है, 8वां अंकोर वाट है, इसको याद रखना। ठीक है, चलो अंकोर को यशोधरपुर के नाम से भी जाना जाता है। अंकोर नाम नोकोर से लिया गया है, जो एक खमेर स्थल है जिसका अर्थ होता है साम्राज्य। वस्तुतः अंकोर कंबोडिया देश में है के सिएम रीप प्रांत में स्थित है। अंकोर दक्षिण पूर्वी एशिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है। अंकोर 9वीं से 14वीं शताब्दी तक खमेर कला की एक पूरी श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं। खमेर साम्राज्य था। ठीक है, चलिए, और यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर अंकोर वाट स्थित है। अंकोर को यूनेस्को द्वारा 1992 में विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। मतलब पूरे विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना मानी जाती है अंकोर वाट मंदिर। ठीक, चलिए, विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसके नाम है। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी की शुरुआत में खमेर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। याद रखोगे, सूर्यवर्मन बोले इतनी बड़ी संरचना है, कोई सूरज जैसा व्यक्ति ही बनवा पाएगा। सूर्यवर्मन द्वितीय ये शासक थे खमेर राजवंश के, उन्होंने इसका निर्माण शुरुआत करवाई 12वीं शताब्दी में। यह मंदिर मूलतः भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन हालांकि 12वीं सदी के अंत तक अंकोर वाट को बौद्ध मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया था। 15वीं सदी और उसके उपरांत भी अंकोर वाट अपनी महत्व धीरे धीरे खोता गया। 1860 में फ्रांसीसी खोजकर्ता हेनरी मोहट इस स्थल पर पहुंचने के उपरांत इसको अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई। हाल ही में कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट को विश्व के 8वें अजूबे के रूप में अनाधिकारिक शीर्षक से नवाजा गया है। इटली की प्रसिद्ध पर्यटन शहर पोम्पई को पीछे छोड़कर, मतलब ये सब जो है रेस में थे, तो ये है 8वां अजूबा, है ना। इसकी आधिकारिक पुष्टि तो आपसे पूछा जाएगा, स्टेटमेंट में पूछा जाएगा, तो कहां है? कंबोडिया में है। किसने बनवाया? खमेर राजवंश के राजाओं ने। नाम सूर्यवर्मन द्वितीय। कब की संरचना है? तो 10वीं से 12वीं शताब्दी की। ठीक है, चलिए
गौरतलब है कि विश्व का 8वां अजूबा उन नई इमारतों, परियोजनाओं, डिजाइन समेत अन्य को दिया जाने वाला एक अनौपचारिक शीर्षक है जिन्हें विश्व के 7 अजूबों के समान माना जाता है। विश्व के 7 अजूबे 7/7/2007 को ये 7 अजूबे डिसाइड हुए हैं। पुर्तगाल के लिस्बन शहर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 7/7/7 मतलब 7 तारीख 7वां महीना 2007 को इन 7 अजूबों की घोषणा की गई थी। और बोले सब समान है, किसी कोई रैंकिंग नहीं है कि पहले नंबर पे कौन, दूसरे पे कौन, नहीं, सारे समान है। तो ताजमहल है भारत का ताजमहल इसमें है। बाकी कोलेजियम इटली, मांचू पिच्चू पेरी, पेट्रा जॉर्डन, चीन की महान दीवार, स्टैच्यू ऑफ क्राइट रिमीडर, चिचेन इत्जा मैक्सिको, तो ये टोटल 7 हैं। इससे पहले प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्य अजूबे थे जो कि नष्ट हो गए हैं, केवल गीजा का महान पिरामिड ही शेष है ना। तो ये आपको 7 दिए। यहां से सवाल पूछे जाने की संभावना कम है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस संरचना को विश्व के 8वें अजूबे के रूप में अनाधिकृत शीर्षक से नवाजा गया? एंकोर वाट मंदिर। ठीक है, ये सिंपल सवाल है इसका। ठीक है, बाकी इसका ये याद रखोगे कब बनाया गया, 10वीं से 12वीं शताब्दी। किसने बनाया? खमेर राजवंश ने। शासक का नाम सूर्यवर्मन द्वितीय। चलिए, स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य है। ये नाटो वाला नाटो नहीं है, ये नाटो है नॉन अटलांटिक जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, नॉर्थ अटलांटिक, माफ कीजिए। ठीक है, तो अप्रैल 1949 में नाटो कब बना है? पूछा जा सकने वाला मोस्ट प्रोबेबल सवाल है क्योंकि नाटो आजकल चर्चा में है रूस यूक्रेन वॉर के चक्कर में। तो 1949 में बना है। क्या है? अमेरिका, कनाडा और 10 पश्चिमी यूरोपीय देशों, मतलब 12 लोगों ने मिलकर बनाया था। इस जो है या लग्जमबर्ग ने वाशिंगटन संधि, इसको वाशिंगटन संधि भी बोलते हैं, या फिर नाटो पर हस्ताक्षर किए जिसके फलस्वरूप नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना। नॉर्थ अटलांटिक मतलब उत्तरी अटलांटिक, तो उत्तरी अटलांटिक में ये पड़ गए उत्तरी अमेरिका वाले, अमेरिका, कनाडा, और इधर रशिया, क्या कहते हैं, यूरोपीय देश पड़ गए कुछ। ठीक है, ये बनाया जिसका उद्देश्य एक संगठित सुरक्षा प्रणाली के सृजन हेतु उत्तरी अमेरिका और यूरोप के स्वतंत्र एवं स्वायत्त देशों को एक छत्र के नीचे लाना था। विदित है कि नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का एक गठबंधन है। ये फैक्ट आपसे पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखना। उसमें देखा रहेगा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, लेकिन आपको याद रखना है उत्तरी अमेरिका और यूरोप। नाम से स्पष्ट है, नॉर्थ अटलांटिक वाले चाहिए। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है ना, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स कैसे याद रखोगे? नाटो है, वो कहता है हम सब में भूसा भर देंगे, ब्रुसेल्स सब में भूसा भरेंगे। ठीक है, तो ब्रुसेल्स ऐसे याद रखना। ठीक, चलिए, स्मरणीय तथ्य क्या क्या है? 32वां सदस्य कौन बन गया है? स्वीडन है ना, स्वीट है, इसको बना लिया सदस्य, तू बन जा बेटे। और याद रखना स्वीडन की सीमा रशिया से टच नहीं करती है। रशिया का कंसर्न ही ये है कि हम अपनी सीमा पर जो है किसी भी हाल में नाटो को नहीं आने देंगे। यूक्रेन को क्यों कूटा? इसीलिए तो कूटा काटाई चल रही है। यूक्रेन कह रहा था मैं बनूंगा नाटो का मेंबर, तो बोले कैसे बन जाएगा तू, हमारी सीमा पर नाटो नहीं आना चाहिए। ठीक, चलिए, वाशिंगटन डीसी अमेरिका को जो है उत्तरी अटलांटिक अंगीकरण के संबंधित दस्तावेज जमा करने के साथ ही स्वीडन को नाटो की सदस्यता मिल गई। स्वीडन एक नार्डिक देश है, 1995 से यूरोपीय यूनियन का सदस्य है। हालांकि अभी तक इसने यूरो को मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं किया है। स्वीडन और नाटो के मध्य संबंध 1994 में स्थापित हुए थे, जबकि स्वीडन पार्टनरशिप फॉर पीस, PIP, पार्टनरशिप फॉर पीस में शामिल हुआ था। ठीक है, ये इनका एक दूसरा ड्रामा है, पार्टनरशिप फॉर पीस। बोले हमसे सहमति ले लो, मतलब हमारी छत्र मिल गई तुम्हें, लेकिन अभी तुम मेंबर नहीं हो। ठीक, तो नाटो 32वां सदस्य स्वीडन, याद रखोगे। बोले कैसे ध्यान रखो? बोले स्वीट है इसलिए बना लिया, स्वीडन है। ठीक, चलिए, हाल ही में 7 मार्च 2024 को कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बना है? स्वीट है इसलिए बना लिया। कंफ्यूजन होगा नॉर्वे फिनलैंड में, तो याद रखना स्वीट है इसलिए बना रहे हैं स्वीडन, है ना। इसे पता नहीं है क्या क्या है। याउंडे घोषणा क्या है? अलग से पूछा जा सकने वाला सवाल है, ध्यान रखना। अफ्रीकी क्षेत्र में मलेरिया संकट से निपटने के लिए जो है एक संधि टाइप हुई है, उसको याउंडे घोषणा कहा जाता है। वैश्विक मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार सभी वैश्विक मलेरिया मामलों में 94% और वैश्विक मलेरिया संबंधित मौतों का 95% अफ्रीका में। कैन यू इमेजिन? 95% मलेरिया के केसेस अफ्रीका में ही मिल रहे हैं। तो भाई उसको जो है संबोधित करना तो बनता है। कुल वैश्विक मलेरिया के 70% से अधिक मामले 11 अफ्रीकी देशों में पाए जाते हैं। ठीक है, 6 मार्च को 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई और इन्होंने कहा भैया मलेरिया को थोड़ा कम करो। मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई में अटूट प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए याउंडे कैमरून में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, इसीलिए इसको याउंडे घोषणा पत्र में डाला है। बोले कैसे याद करना? याउंडे। बोले ये गुंडे नए पैदा हो गए। बोले कौन? बोले मलेरिया के मच्छर वाले, इनको खत्म करो। कौन? अफ्रीका के 11 देश मिलकर कर रहे हैं। ठीक, गौरतलब है कि इस घोषणा पत्र को अपनाने वाले 11 देश बुर्किना फासो, कैमरून, DRC, घाना, माली, मोजम्बिक, नाइजर, नाइजीरिया, सूडान, युगांडा, तंजानिया शामिल हैं।
याओंडे घोषणा का केंद्रीय विषय है मलेरिया से कोई नहीं मरेगा। कैसे ना मरेगा, 90% तुम्हारे यहीं मर रहे हैं, 95%। ठीक है, अच्छा सोचना तो खराब बात नहीं है, होना भी चाहिए, पर आधारित था जिसके माध्यम से अफ्रीका में मलेरिया मृत्यु दर को त्वरित कम करने की घोषणा की गई। हाल ही में 11 अफ्रीकी देशों, तो आपसे एक तो ये पूछा जा सकता है कि कितने, तो 11 याद रखना। याओंडे कैमरून घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, किससे संबंधित है, मलेरिया की रोकथाम, मलेरिया से कोई नहीं मरे, ये इसकी थीम है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। चलिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024, 4 मार्च 2024 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, तो भाई आतंकवाद के चक्कर में यही दो चीजें खराब होती हैं, इकोनॉमिक्स खराब होती है और पीस खराब होती है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यही मिलकर डिसाइड करेंगे। इन्होंने ही वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी किया। ठीक है, यह सूचकांक विश्व के 163 देशों के प्रभाव का अध्ययन करता है। लगातार 9वें वर्ष ISIS जो है, इस्लामिक स्टेट है ना, इसको सबसे खतरनाक आतंकी समूह माना गया है, क्योंकि अभी यही जो है उत्पाद अभी भी मचाए हुए है। गौरतलब है कि भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर समेत कुल 31 देशों में 0 स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित माना गया है। तो भारत का पड़ोसी कौन है, भूटान, चीन, है ना। चलिए, GHI में भारत का इसका स्थान कितना है, 14वां वाला। ठीक है, 14वां वाला। तो याद कैसे रखोगे, हम आतंकवाद का क्या कर देंगे, ये कर देंगे। ठीक है, ध्यान रह जाए बस, है ना, अदरवाइज मत लेना, ध्यान रहे चीजें, है ना, पेपर में आपको ध्यान रहेगी तभी आप टिक लगा पाओगे, वैसे तो बहुत सारे मार्क्स होंगे, गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, चलो, तो आतंकवाद में भारत का स्थान 14 है, ठीक, रैंकिंग 14 है। बाकी इसमें और कुछ याद करने ऐसा नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि किसने जारी किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है कि भारत की रैंकिंग क्या है, जितने भी जो आपके रैंकिंग हैं उनमें ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है। हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, यही तो डिस्टर्ब होती है, उसी के चक्कर में यही जारी करेंगी। दे द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के 11वें संस्करण को जारी किया गया। ठीक, इसमें भारत को 0 स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित रही। भारत का स्थान कितना है, 14, और भारत क्या कह रहा है, ये। ठीक है, तो मतलब दूसरा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें वो सही नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है। हमसे यही पूछा है क्या सही नहीं है, इसको जरूर, जैसे मैं इसमें तो हाईलाइट कर दे रहा हूं, पेन से जब आपको सवाल पढ़ा रहा होता हूं तो गोला कर देता हूं, तो आप ऊपर सबसे पहले ये लगा दो और फिर स्टेटमेंट देख लो सही है कि गलत है, और क्वेश्चन के हिसाब से फिर आंसर लगाओ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे, 2-3 सवाल पेपर में बच जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, पोखरा नेपाल की नई पर्यटन राजधानी। पोखरा नेपाल की गंडकी प्रांत की एक प्रमुख नगर है। यही सवाल आपसे पूछा जाएगा, नेपाल ने नई पर्यटन राजधानी किसे घोषित किया है, तो पोखरा को। ठीक है, यह नेपाल का प्रमुख पर्यटन स्थल है, अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला का प्रवेश मार्ग है, और डिटेल में पूछेगा तो यहां चला जाएगा। यह नगर फेवा झील, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है, फेवा झील के तट पर स्थित है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि, मनोरंजन गतिविधियों की विविध श्रृंखला तथा पर्यटन के केंद्र के रूप में लंबे समय से चिन्हित किया जाता रहा है। मार्च 2024 में नेपाल सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से पोखरा को देश की पर्यटन राजधानी घोषित कर दिया गया, इसको ध्यान रखोगे। यह घोषणा फेवा झील के तट पर, तो फेवा झील जरूर याद रखोगे, इसके तट पर है ना। पोखरा को विभिन्न झीलों का घर भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी झील हैं। कौन कौन सी हैं, पोखरा लेक है, फेवा है, बेगनास है, रूपा है, ये सब है। इनमें नौकायन और पर्यटन के लिए फेमस है, तो पर्यटन के लिए वहां अपार संभावनाएं हैं, इसलिए नेपाल ने अपनी पर्यटन राजधानी, कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र ऐसा क्यों करता है, किसी भी चीज को पर्यटन राजधानी घोषित कर देगा, किसी को भी कुछ सांस्कृतिक केंद्र घोषित कर देगा, क्यों, ताकि पर्यटन वहां बढ़े। पर्यटन बढ़ेगा तो अंततः आपके पास पैसा बढ़ेगा, विदेशी पर्यटक आएंगे, पैसा बढ़ेगा, पैसा होगा तो फिर आप अपने देश राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकते हो। सवाल, हाल ही में मार्च 2024 में नेपाल सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से किसे पर्यटन राजधानी घोषित किया गया, पोखरा। ठीक, चलिए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, सर्वप्रथम 1995 में प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक एक वार्षिक रिपोर्ट है, जिसका प्रकाशन वाशिंगटन डीसी स्थित विचारमंद थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन करता है। अब देखो, ये अलग सा नाम है, यद्यपि इसके पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी आर्थिक स्वतंत्रता क्या है, तो आप ऐसे याद रखो कि आर्थिक स्वतंत्रता हमारी क्या हेरिटेज थी, मतलब हम कुछ ना कुछ करते रहते थे, पैसा थोड़ा बहुत मिलता रहता था, भारत के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं, तो हमारी आर्थिक स्वतंत्रता क्या है, हमारी हेरिटेज है। तो द हेरिटेज फाउंडेशन का नाम आप इसमें याद रखोगे। इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों की आर्थिक स्वतंत्रता का मापन 4 व्यापक नीतिगत क्षेत्रों में विभक्त 12 मात्रात्मक गुणवत्तात्मक गठनों पर किया जाता है। कोई बात नहीं, आप ये याद रखोगे कि 4 देश,
इसमें उच्चतम स्कोर प्राप्त किए हैं। भारत की रैंकिंग जरूर याद रखोगे, भारत, ब्राजील, रूस जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इस श्रेणी में शामिल हैं। सूचकांक में सिंगापुर को विश्व का सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था वाला देश घोषित किया गया है। सिंगापुर को वैसे भी टैक्स हेवन कंट्री बोला जाता है, टैक्स हेवन कंट्रीज में से एक, कि भाई यहां जो है टैक्स वैक्स का ज्यादा दिक्कत नहीं, आप जाओ आपका पैसा सारा वाइट ही वाइट है, ऐसा माना जाता है। तो सिंगापुर होगा ही, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होगी ही। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? 126 है। तो आर्थिक स्वतंत्रता और एक और किस्म थी जो प्रसन्नता वाली रिपोर्ट थी, उसमें भी भारत की रैंक 126 थी। वो कह रहे थे तुम्हारे यहाँ 12 में से 6 सुखी हैं, हमने कहा हमारे यहाँ सब सुखी हैं। तो प्रसन्नता रिपोर्ट में भी 126 है और आर्थिक स्वतंत्रता में भी 126 है। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, सवाल देख लेते हैं। क्या कह रहा है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया। बिल्कुल ठीक है। भारत, ब्राजील और रूस जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र की श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? भारत और ये आर्थिक रूप से स्वतंत्र थोड़ी है, ये कौन सी है? ये जो है जो प्राय गैर स्वतंत्र हैं उसमें भारत और ब्राजील और रूस शामिल हैं। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल 2 आंसर हो जाएगा, 2 सही नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024, किसके पास कितनी बुद्धि संपदा है? ठीक, इस बात की जांच हो रही है। चलो भाई, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबद्ध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है 2012 से। 50 संकेतक हैं इसमें, कोई बात नहीं है। वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया, वार्षिक रूप से सूचकांक का 12वां संस्करण है। 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में 55 देशों की सूची में भारत का स्थान कितना है? 42 है। ठीक है, बौद्धिक संपदा कैसे याद रखोगे? 42 है ना, कैसे ध्यान रखोगे इसको? 42 बौद्धिक संपदा जो है, बौद्धिक संपदा हमारी कितनी है? 42 है, इसको ध्यान रख लेना। जबकि क्षेत्रीय दृष्टि से भारत एशिया में 12वें नंबर पर है, लेकिन हमें विश्व वाली याद रखनी है। कितना है बौद्धिक संपदा सूचकांक में? हमारी रैंक कितनी है? 42, 42वां भारत का स्थान है। ठीक, चलिए यूएस पहले नंबर पे है बौद्धिक संपदा में, यही जारी कर रहे हैं तो अपने आप को पहले नंबर पे रखेंगे ही, कोई बात नहीं है। सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जारी किया गया। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में 55 देशों की सूची में भारत 20वें नंबर पे है क्या? नहीं, भारत कितने नंबर पे है? 42वें नंबर पे है, तो ये गलत हो गया, पहला सही है। क्षेत्रीय दृष्टि से भारत एशिया में 15 देशों की सूची में पहले नंबर पर थोड़ी है, भारत 12वें स्थान पर है एशिया में। ठीक है, दूसरा भी गलत। कौन सा सही है? केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023। अब ये सारे सूचकांक जो जारी किए जा रहे हैं, ये जारी किए जा रहे हैं, जनवरी का है, वहां तक ध्यान रखोगे। उससे बाद की घटनाएं आप छोड़ भी सकते हो, मैं तो आपको कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन आप उसके बाद की घटनाएं छोड़ भी सकते हो। जनवरी 24 के बाद की रिवीजन करते समय एक बार तो पढ़ ही लो। ठीक है, चलिए 1995 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तो इसका नाम भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही आपको ध्यान रह जाएगा कि भ्रष्टाचार के बोध की बात हो रही है तो ट्रांसपेरेंसी जैसी कोई चीज होनी चाहिए, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी कर रहा है। इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों और क्षेत्रों को वहां व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 जारी किया गया था। प्रतिवर्ष जारी होने वाली इस रिपोर्ट का 29वां संस्करण है। ये कोई नहीं पूछ रहा कौन सा संस्करण है। ठीक है, चलिए इस सूचकांक में 0 और 100 तक जो है पैमाना फैलाया गया है। 0 का मतलब है सबसे ज्यादा भ्रष्ट, 100 का मतलब है सबसे ईमानदार। सूचकांक में लगातार छठी बार डेनमार्क को 90 नंबर मिले हैं, सोमालिया सबसे भ्रष्ट है। ठीक, चलिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 39 अंकों के साथ 93वें स्थान पर है। ठीक है, पिछली बार 50वें में। याद कैसे रखोगे? भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार है ना कहीं आपने, भ्रष्टाचार जो है एक ऐसी चीज है जिसको समाप्त मेरे हिसाब से तो नहीं किया जा सकता। खैर आप देखो भ्रष्टाचार है तो कहीं ना कहीं 13 है तो 93 याद करो। 93 मतलब तुमको, 93 मतलब तेरे को क्या करना पड़ा होगा? भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं फेस करना पड़ा होगा, तो 93 नंबर है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। तेरे को याद रख लेना, इस पे लिख लेना तेरे को, तो तेरे को मतलब 93, तो ऐसे याद रह जाएगा। 93 जो अंग्रेजी माध्यम वाले हैं वो अपनी समस्या बने आप देखो। चलो खैर नहीं, मतलब ध्यान रख लेना यार, 93 तो आप ध्यान रख ही सकते हो। सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है?
हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 जारी किया गया। बिल्कुल ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ही जारी करता है। सूचकांक में लगातार छठवें वर्ष डेनमार्क शीर्ष नंबर पर रहा। तो हमने देखा शीर्ष पे कौन है, डेनमार्क है छठे बार। ठीक है, चलो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत 39 अंकों के साथ 93वें नंबर पर रहा। यह भी सही है। कौन सा सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, मतलब सारे सही नहीं है। तो भारत 13 को कभी ना कभी भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा होगा, तो मैंने याद कर लिया 93, 93, 13। ठीक है, चलिए गरबा मानवीय विरासत की एक मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या है? जिनको देखा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, जस्ट फील, उनको फील किया जा सकता है, उनको परफॉर्म किया जा सकता है, वो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। गरबा कहां का नृत्य है? गरबा गुजरात का नृत्य है। अमूर्त विरासत के ऐसी परंपराएं सम्मिलित हैं जिन्हें देखी नहीं जा सकती, जिन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, जबकि मूर्त विरासत के अंतर्गत साक्षात देखी जा सकने वाली कला वस्तुएं शामिल होती हैं, जैसे स्थापत्य, मूर्ति, चित्र आदि। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में केवल पूर्वजों से प्राप्त परंपराएं ही शामिल नहीं होती, बल्कि इनमें ऐसी समकालीन ग्रामीण और शहरी परंपराएं भी शामिल हैं जिनमें विविध सांस्कृतिक समूह प्रतिभाग करते हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ द यूनेस्को फॉर दी 18वीं बैठक 5 से 8 दिसंबर 2023 को कसाने बोत्सवाना में हुई। कसाने बोत्सवाना में हुई। ठीक है, इस बैठक के दौरान कुछ 51 नई विरासतें जो है उसमें शामिल की गई है ना। 51 विरासतों में से 45 मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था, जबकि 6 को अविलंब मतलब बाद में बोले अभी संरक्षण इनको बद दिए जाने की जरूरत है। गुजरात के गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, तो बैठक कहां हुई है? कसाने बोत्सवाना में, है ना। शामिल किसको किया गया है? गुजरात के गरबा को। गरबा भारत की 15वीं सांस्कृतिक विरासत है। अमूर्त मतलब इससे पहले 14 सांस्कृतिक विरासत और शामिल हो चुकी हैं। गरबा एक अनुष्ठानिक और भक्तिपूर्ण नृत्य है जो हिंदू त्योहार नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। ज्ञातव्य है कि गरबो या गरबा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द गर्भदीप से हुई है। गोलाकार छेद वाले एक मटके को गरबो के नाम से जाना जाता है, वही खोपड़ी पर रख के डांस किया जाता है। ठीक है, यह मटका मानव शरीर का प्रतीक है और उसके अंदर जलता हुआ दीपक दिव्य आत्मा का प्रतीक है। गरबो की स्थापना करने के बाद मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए चारों तरफ घूम घूम कर नृत्य किया जाता है। इसी नृत्य को गरबा कहते हैं। आपको यह डिटेल कुछ नहीं पूछ रहा, आपसे यह पूछेगा गरबा कहां का नृत्य है और किस उसमें शामिल किया गया है। तो संस्कृति की अमूर्त विरासत। इसके 24 सदस्यीय समिति में भारत का चुनाव भी, मतलब जो ये डिसाइड करती है कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए सांस्कृतिक विरासत समिति, उसमें भारत भी अब शामिल है। ठीक है, चलिए कौन कौन है भारत की सांस्कृतिक विरासत की सूची? रामलीला है ना, 2008 में शामिल की गई थी। वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा है। वैदिक मंत्रोच्चार की भी अपनी एक विधि होती है, किस पे हाई लेना है, किस पे लो लेना है, उस तरीके से। कुट्टियम संस्कृत नाट्य कला है। रमना गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव है। ठीक है, उसके साथ मुट्टी एट्टू केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच। कालवेलिया राजस्थान का लोकगीत है ना, ये पूछा भी जाता है अलग से, कालवेलिया। फिर और छऊ जो नृत्य है पूर्वी भारत का है, झारखंड ओडिशा इनमें प्रचलित है। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार जो होता है वो। संकीर्तन मणिपुर का, पंजाब का ढंडियाल गुरु के ठठेरों की परंपरा जो पीतल वगैरह। योग 2016 में शामिल किया गया था। नवरोज शामिल किया गया है। कुंभ मेला 17 में। कोलकाता की दुर्गा पूजा 21 में और गुजरात का गरबा 2023 में शामिल किया गया है। तो ये सांस्कृतिक अमूर्त विरासतें हैं भारत की, टोटल 15 हो चुकी हैं, संख्या भी ध्यान रखोगे। सवाल देख लेते हैं इस पर आधारित क्या बनेगा। हाल ही में 2023 में यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत की किस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को शामिल किया गया? ध्यान रखोगे गुजरात के गरबा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगली महत्वपूर्ण घटना, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सीसीपीआई क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति में पारदर्शिता को बढ़ाने का एक स्वतंत्र साधन है। यह विभिन्न देशों के जलवायु संरक्षण संबंधी प्रयासों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इस सूचकांक का प्रकाशन वार्षिक रूप से 2005 से किया जा रहा है। इस सूचकांक में 63 देश, यूरोपीय संघ इत्यादि इत्यादि शामिल हैं। ठीक है, चलिए तमाम इतने 4 श्रेणियों में 14 संकेतक, तो ये सब आपको ध्यान नहीं रखना, ये सब पढ़ने के लिए ध्यान रखिए। तो जलवायु पर एक हमने पढ़ा था पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, याद रखोगे, जिसमें भारत की रैंक कितनी थी? 176 थी। मैंने आपको बताया एक आदमी 7 दिन मेहनत करता है, 6 घंटे मेहनत करता है, 176 है। ये जलवायु परिवर्तन है।
ध्यान रखोगे। 4 श्रेणियां हैं, ग्रीन हाउस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग, जलवायु नीति। ठीक है, स्मरणीय तथ्य क्या क्या है? क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क कैन, है ना, कैन द्वारा इसको जो है प्रकाशित किया गया है, CCPI को। इस सूचकांक का 19वां संस्करण है। शीर्ष में कोई देश नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं है जिसने बिल्कुल जलवायु परिवर्तन पर बात कर ली हो। शीर्ष 3 स्थानों पर किसी भी देश को स्थान नहीं दिया गया, इसलिए पेरिस समझौते को लागू करने होने के बाद भी किसी देश द्वारा खतरनाक प्रभावों, मतलब अब जैसे पेरिस में बोला है कि इस सदी के लास्ट तक 1.5% ही जो है टेम्परेचर बढ़ने के प्रयास करने हैं। अब कोई देश कर ही नहीं पा रहा है, तुमने लक्ष्य ही ऐसा सेट कर लिया है। खैर, कोई भी देश वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड सीमा के अंतर्गत रखने के मार्ग पर अग्रसर नहीं है, अतः किसी भी देश को अत्यधिक उच्च रेटिंग प्राप्त नहीं हुई है। डेनमार्क ने CCPI 2024 में सर्वोच्च रैंक वाले देश के रूप में 4था स्थान प्राप्त करा है, मतलब सर्वोच्च रैंक इसमें फिर भी किसको मिली है? शुरू के 3 पर कोई नहीं है, डेनमार्क को मिली है। सऊदी अरब को इस सूचकांक में लास्ट स्थान, विश्व का सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक चाइना, याद रखोगे, विश्व का सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक ये किसको मान रहे हैं? चाइना को मान रहे हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक अमेरिका को मान रहे हैं। तो इनके हिसाब से जो CCPI ने डेटा जारी किया है उसमें चाइना नंबर 1 पर जो है CO2 उत्सर्जक है। तो अलग से भी सवाल पूछा जा सकता है। भारत का कौन सा नंबर है? भारत का 7वां रैंकिंग है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 7वीं रैंकिंग है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176 थी, दोनों में कंफ्यूज नहीं होगे, ध्यान रखोगे। विश्व के ग्रीन हाउस गैसों का 75% से अधिक उत्सर्जन के लिए G20 देश जिम्मेदार है। यह भी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। ठीक, चलिए सवाल देख लेते हैं इस पे आधारित। भारत ने 7वां स्थान प्राप्त किया, हमने पहले ही देख लिया है। ठीक, चलिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन, क्या UNEP ने जारी किया था क्या? नहीं, स्टेटमेंट एक गलत हो जाएगा। भारत का 7वां नंबर है 70.25 स्कोर के साथ, ये सही है। कौन सा सही नहीं है? केवल एक सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। UNEP थोड़ी जारी कर रहा है, CCPI को कौन जारी कर रहा है? कैन जारी कर रहा है। देखो, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल और किसी के सहयोग से ये जो है जारी कर रहा है, ना कि IUCN जारी कर रहा है। ठीक है, UNEP ये कोई जारी नहीं कर रहा है। चलिए, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन बना? तो याद रखोगे, पहला टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, अच्छा ये शुरू की बात कर रहे हैं, चार्ल्स लिंडनबर्ग। स्टेटमेंट में आए तो सवाल पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए 2023 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा कर दी। अमेरिकी गायिका या गीतकार है टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। टेलर स्विफ्ट जो है, बोले टेलर भी है और इनके पास स्विफ्ट भी है, तो बढ़िया टेलर हुए ना, तो बोले इसलिए इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर बना दो। क्यों? टेलर के पास स्विफ्ट है और टेलर इनसे सीखो, है ना। तो मतलब ध्यान रख लेना यार, ऐसा कुछ था नहीं, गायिका है, अमेरिकी गायिका है टेलर स्विफ्ट। ठीक है, याद रह जाए आपको, मेरा काम केवल इतना है। 2017 में टाइम ने साइलेंट ब्रेकर्स के नाम से एक समूह को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था, जिसमें पत्रकार ये कवर, ये सब बकवास बातें हैं। साइलेंट ब्रेकर्स क्या था? जिनके साथ यौन दुर्व्यवहार हुआ है, जिन्होंने आवाज उठाई थी, तो उनमें टेलर स्विफ्ट भी थी। ये भी कह रही थी मेरे साथ भी यौन दुर्व्यवहार हुआ है। इस प्रकार शुरुआत में तो आप काम मिलने के लिए या इत्यादि इत्यादि उच्च पदों पे जाने के लिए आप सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हो, प्रतिष्ठा पाने के लिए। फिर जब बाद में पा लेते हो, फिर आप कहते हो कि मेरे साथ यौन दुर्व्यवहार हुआ। ठीक, चलो खैर, इस प्रकार टेलर स्विफ्ट टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के कवर पेज पर 2 बार स्थान पाने वाली महिला बन गई है। कोई बात नहीं, आर्ट्स के क्षेत्र में पहली महिला हो गई है। टाइम और जो है CEO ऑफ द ईयर कौन बने हैं? सैम अल्टमैन, जो ओपन AI, जिसका चैट GPT है। चैट GPT की पेरेंट कंपनी का क्या नाम है? ओपन AI। उसके जो हेड हैं, उसके जो CEO हैं, वो CEO ऑफ द ईयर बने हैं। एथलीट ऑफ द ईयर कौन है? लियोनेल मेसी, जो फुटबॉलर हैं आपके, वो बने हैं। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर एलेक्स निकेल बने हैं। तो ये CEO ऑफ द ईयर और एथलीट ऑफ द ईयर को भी आप ध्यान रख सकते हो। हाल ही में अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा 2023 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? किसको चुना गया है? ये चुना गया है आपके टेलर स्विफ्ट को। ठीक है, टेलर स्विफ्ट क्या है? अमेरिकी गायिका है, ऑप्शन नंबर बी। अब QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आ गई है ना, तो QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग, टाइम रैंकिंग, ये सब थोड़े एक ही जगह कर लोगे तो ध्यान रहेगा। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग ब्रिटिश कंपनी QS द्वारा प्रकाशित की जाती है, शीर्ष विद्यालय में प्रकाश डालती है। ठीक है, 8 नवंबर को इसका जारी किया गया। 16वां संस्करण है, 25 देश है, भारत के 148 यूनिवर्सिटी हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना से 30 अधिक है ना। चलो, चीन का पेकिंग जो है इसमें पहले नंबर पे है। तो QS है, उसमें पेकिंग है, और उसमें क्या था, शेकाई करके ऐसा कुछ था, जो टाइम
टाइम वाली थी, तो इसमें पेकिंग को याद रखोगे। भारत का इसमें आईआईटी बॉम्बे है, उसमें आईआईएससी बेंगलुरु था, है ना। और जो कल हमने देखी थी उसमें जो है आईआईटी मुंबई था, तो इनको एक ही जगह कर लेना। हाल ही में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में एशिया का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय किसको चुना गया है, तो पेकिंग विश्वविद्यालय को एशिया का सर्वश्रेष्ठ चुना गया है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। तो इनको एक ही जगह कर लोगे, दिमाग में रहेगा, या तो यहां या वहां चिट लगा के चिपका लेना, है ना, ध्यान रहेंगी बातें। चलिए, ग्वालियर एवं कोझिकोड यूसीसीएन में शामिल, ये क्या है, यूनेस्को की रचनात्मक शहरों का नेटवर्क, है ना, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन का सृजन 2004 में ऐसे शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था जिन्होंने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय स्तर पर सतत विकास की एक रणनीतिक घटक के रूप में रचनात्मकता को मान्यता प्रदान की। यूनेस्को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में जिन 7 रचनात्मक क्षेत्रों को आच्छादित करता है वो इनसे हो सकते हैं, या तो शिल्प का विशेष कोई क्षेत्र हो, शिल्प, लोक कलाएं, मीडिया आर्ट हो, फिल्म हो, डिजाइन हो, पाक कला हो, मतलब साहित्य और संगीत हो। इन क्षेत्रों से अगर कोई शामिल है तो उनको शामिल किया जाता है। 31 अक्टूबर 2023 को विश्व शहर दिवस के अवसर पर 55 शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया। 55 शहर टोटल शामिल हुए हैं। यूनेस्को के महासचिव आंद्रे अजेल, 55 नए शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों का दर्जा दिया गया। अब 100 से अधिक शहरों का नेटवर्क इसमें शामिल हो गया है। 55 कितनी हो गई, 350 हो गई ये संख्याएं, ठीक। जिन 55 शहरों को शामिल किया गया उसमें 2 भारतीय शहर भी हैं, कोझिकोड और ग्वालियर। ग्वालियर किसके लिए शामिल हुआ है, ग्वालियर संगीत के क्षेत्र में, जो टोटल ये क्षेत्र थे, कितने थे, कितने थे, 7 क्षेत्र हैं, तो इनमें से ग्वालियर जो है वो संगीत में, कोझिकोड जो है साहित्य में। तो ऐसे याद रखोगे, ग्वालियर बोले गाले यार, तो गाले यार मतलब संगीत गाएगा तो वो संगीत में, और दूसरा आपको ध्यान रह जाएगा कोझिकोड साहित्य के क्षेत्र में है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 2015 में जयपुर को शामिल किया जा चुका है, बनारस को शामिल किया जा चुका है, चेन्नई को शामिल किया जा चुका है, मुंबई, हैदराबाद और 2021 में श्रीनगर को भी शामिल किया जा चुका है ना। मतलब अब भारत के टोटल 5 और 2 7 शहर हो गए। स्पष्ट है कि ग्वालियर और कोझिकोड को शामिल करने के बाद यूनेस्को के रचनात्मक, माफ कीजिए 8 हो गई है भारत के शहरों की संख्या, और अमूर्त विरासतें कितनी हो गई थी, 15, शहरों की संख्या 8, ये सब ध्यान रखना है। ग्वालियर मध्य प्रदेश के यूनेस्को के संगीत के शहर के रूप में मान्यता मिली है। ग्वालियर को एक ख्याति संगीत के क्षेत्र में दिग्गज तथा संगीत सम्राट तानसेन और बैजू बावरा के कारण स्थापित है। कोझिकोड केरल को यूनेस्को ने साहित्य के शहर के रूप में मान्यता प्रदान की है। साहित्य के शहर में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाला यह है प्रथम भारतीय शहर है ना। चलिए, ज्ञातव्य है कि कोझिकोड वार्षिक केरल साहित्य महोत्सव का भी स्थायी रूप से आयोजन करता है, तो इसीलिए साहित्य की वो नगरी कहलाती है। सवाल देख लेते हैं, हाल ही में विश्व शहर दिवस के अवसर पर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, 1 लाइनर वाले सवाल हैं, सिंपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है। कौन से 2 शहर हैं जिनको शामिल किया गया है, तो आपको पता है ग्वालियर और कोझिकोड, ठीक है। तो ग्वालियर मतलब गाले यार, उसको याद रखोगे, वो किसके लिए, संगीत के लिए, और कोझिकोड किसके लिए, कोझिकोड साहित्य के लिए। तो इन दोनों को शामिल किया गया है, ठीक। चलिए, इजराइल फिलिस्तीन विवाद, इजराइल फिलिस्तीन का मैप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, मैंने आपको बोला है ना। और जहां भी मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाया है, यथासंभव कुछ भी पढ़ाया, वहां मैंने आपको इजराइल फिलिस्तीन का लगभग मैप पूरा बताया है, ठीक। फिर भी इस घटना को देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है, सवाल एक आध आएगा ही। इजराइल फिलिस्तीन क्षेत्र में अवस्थित यरूशलेम की समस्या इजराइल फिलिस्तीन संवाद की मेन मतलब बुनियादी समस्या है। ध्यातव्य है कि इस्लाम, ईसाई और यहूदी तीनों धर्मों का अपने अपने दावे हैं कि हमारा पवित्र स्थान है, हमारा है। 1948-1949 को इजराइल अरब युद्ध में इजराइल ने पश्चिमी यरूशलेम पर तथा जॉर्डन ने पूर्वी यरूशलेम पर अधिकार कर लिया। 1967 में इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम को भी जॉर्डन से छीन लिया। इजराइल पूरे यरूशलेम को पवित्र राजधानी के रूप में मानता है, जबकि फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को भविष्य की फिलिस्तीनी राष्ट्र, जो फिलिस्तीन राष्ट्र की बात है, उसकी राजधानी मानता है। किसको? पूर्वी यरूशलेम को, ठीक। मूल फिलिस्तीनी मुख्य रूप से गाजा पट्टी तथा वेस्ट बैंक में निवास करते हैं, है ना। मान लो इजराइल का नक्शा लगभग ये है, ऐसे करके है, तलवार जैसा ऐसे करके। तो ये इधर वाला एरिया वेस्ट बैंक है ना, इधर भूमध्य सागर पड़ जाता है और यहां गाजा पट्टी पड़ती है। गाजा पट्टी से ही चिपका हुआ इधर डेड सी है, मृत सागर है, ठीक है। चलो खैर, तो ये है मूल रूप से फिलिस्तीनी गाजा पट्टी तथा वेस्ट बैंक में निवास करते हैं। वर्तमान में गाजा पट्टी हमास नामक सैन्य संगठन, ये सैन्य से कम आतंकवादी संगठन ज्यादा है। फिलिस्तीन की मांग है इजराइल अपनी सीमा को 1967 की भांति ले जाने के लिए है, और फिलिस्तीन इजराइल कह रहा है कि हम जो है कब्जा करेंगे पूरा, फिलिस्तीन कह रहा है कि तुम 1967 तक सम्मिलित हो जाओ, ठीक है। तो 7 अक्टूबर को इसने हमला कर दिया। ये हमास ने जो हमला किया उसका नाम दिया ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड।
क्यों? क्योंकि माना जाता है जो अल-अक्सा मस्जिद थी उस पर इजराइल ने जो है वहां सैन्य हमला करवाया था, तो जिस वजह से ये नाराज हो गए कि भैया हमारा धर्म खतरे में आ गया, तो इनका धर्म खतरे में आ गया, इसलिए इन्होंने उस पर हमला कर दिया इजराइल पे, हमास ने, अल-अक्सा फ्लड, ठीक है। और इस ऑपरेशन का सांकेतिक अर्थ इजराइल द्वारा पवित्र अल-अक्सा मस्जिद पर की गई इसराइली बर्बरता का उत्तर देना था। इसके अतिरिक्त गाजा ने 15 वर्षों से इजराइल नाकाबंदी को खत्म करना था। इसके प्रत्युत्तर में इजराइल शांत थोड़ी बैठेगा, उसने ऑपरेशन आयरन स्क्वाड, तो ये भी आपको दोनों ऑपरेशन याद रखने हैं, आयरन स्क्वाड अभियान चलाया। 27 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की निर्बाध पहुंच तथा इजराइल हमास संघर्ष रोकने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया। यूएन क्या करेगा? यूएन का इस समय आकर रूस यूक्रेन वॉर और मिडिल ईस्ट वॉर के चक्कर में यूक्रेन की बड़ी क्या कहते हैं, यूएन की बड़ी थूथू हुई है। इस प्रस्ताव के समर्थन में 120 देशों ने मतदान किया। भारत इससे अलग रहा। इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले देशों में इजराइल और अमेरिका थे, है ना। अमेरिका को की संतान ही बोला जाता है इजराइल। भारत का क्या रुख है? भारत इजराइल फिलिस्तीन टू स्टेट थ्योरी का हमेशा सम्मान करता है कि टू स्टेट थ्योरी होनी चाहिए। अभी भी हमने उसी को दोहराया है, ठीक। चलिए, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा इस ऑपरेशन को लॉन्च किया। हाँ, ऑपरेशन अजय, इसको भी याद रखोगे। इजराइल से हमने अपने सुरक्षित नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन अजय, है ना, जिसको जो है एस जयशंकर साहब के नेतृत्व में चलाया गया था, ठीक। चलिए, जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल की सशस्त्र सेना और हमास को सशस्त्र संघर्ष में बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों की वार्षिक वैश्विक सूची में शामिल किया। इस सूची को आमतौर पर शर्म की सूची के रूप में जाना जाता है, तो उससे इन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गाजा पट्टी क्या है? मध्य पूर्व में मिस्र और इसराइल के बीच भूमध्य सागर की सीमा से लगी हुई पतली पट्टी है। मैंने आपको दिखाया, ये मान लीजिए इजराइल का मैप है, ये गाजा पट्टी है, ये मेडिटेरियन सी है, ये आपका वेस्ट बैंक है और यहां डेड सी है। इनको भी ध्यान रखोगे। इसका क्षेत्रफल लगभग 360 वर्ग किलोमीटर है। सवाल देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले को ऑपरेशन आयरन स्क्वाड नहीं नाम दिया गया, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया था। इस हमले के प्रत्युत्तर में इजराइल ने ऑपरेशन, दोनों उल्टे दे रखे हैं, कौन सा सही नहीं है? एक और दो, दोनों, है ना। इजराइल ने जो ऑपरेशन किया उसका नाम ऑपरेशन आयरन स्क्वाड है, हमास ने जो किया अल अक्सा फ्लड, ठीक है, याद रखोगे। चलिए, धोराडो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन UNWTO की एक पहल है। इस पहल को वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। यह पहल UNWTO, है ना, के ग्रामीण विकास के पर्यटन, टूरिज्म फॉर रूरल डेवलपमेंट के लिए कार्यक्रम का एक अंग है। मतलब भाई पर्यटन हो रहा है, जो शहर देहात के, शहर के बच्चे हैं, लिफ्ट में चढ़ने वाले बच्चे हैं, वो भी गांव में जाके देखें, गांव में घूमें, धान की फसल कैसी होती है, बाजरा कैसा होता है, गेहूं की फसल कैसी होती है ना, कैसे लोग खेती करते हैं, कैसे जो है गांव का जीवन है। तो ग्रामीण पर्यटन एक नई संकल्पना निकल के आई है। इसके अंतर्गत पहले उन गांवों को मान्यता प्रदान की जाती है जो पर्यटन को अपने विकास और कल्याण के लिए सुदृढ़ संचालक बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। यूनाइटेड इसकी जो है बैठक हुई अक्टूबर 2023 में समर उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ। इस सत्र के दौरान UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची जारी की गई। यह तीसरा संस्करण है, क्योंकि अभी तो ये बना ही है, ठीक है। चलिए, सभी वैश्विक क्षेत्रों में 54 गांव टोटल इसमें 2023 में शामिल किए गए। इसके द्वारा 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में भारत का धोराडो भी शामिल है। धोराडो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कच्छ के महान रण के लिए धोराडो वार्षिक रण उत्सव का भी आयोजन करता है, ठीक है। कच्छ का महान रण, वही जो कच्छ का रण है, आपको पता है। रण उत्सव कच्छ गुजरात में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है जो इस क्षेत्र की पारंपरिक कला, संगीत और शिल्प को प्रदर्शित करता है। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2023 में G20 की जो अध्यक्षता के तहत प्रथम पर्यटन कार्य समूह की जो बैठक हुई थी वो भी धोराडो में ही आयोजित हुई थी। G20 की जितनी भी बैठक भारत ने कराई, सारे ऐसे सामरिक महत्व के स्थलों पर कराई कि कोई पर्यटन के लिए है, कोई किसी लिए है। मतलब G20 को भारत ने अच्छे तरीके से जिया, ठीक है। चलिए, उल्लेखनीय है कि अब तक UNWTO द्वारा भारत के 2 गांव इसमें शामिल हो गए हैं। धोराडो से पूर्व पोचमपल्ली, जो तेलंगाना का पोचमपल्ली है, वो इसमें शामिल है ना। और पोचमपल्ली को यहाँ की उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत का सिल्क शहर के रूप में भी जाना जाता है। मतलब 2 स्थान जो है ग्रामीण पर्यटन में शामिल हो चुके हैं। पोचमपल्ली तेलंगाना में पड़ता है, आपका धोराडो गुजरात में कच्छ के रण में। सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की महासभा के 25वें सत्र नई दिल्ली भारत में आयोजित हुआ नहीं। कहां आयोजित हुआ है? हमने भी देखा था कहां आयोजित हुआ है। आयोजित हुआ है हमारा समरकंद उज्बेकिस्तान में, तो पहला गलत हो जाएगा। इस महासभा में सभी वैश्विक स्तर के 54 गांवों को
सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में भारत का धोरडो गुजरात भी शामिल है। 2 और 3 सही है, कौन सा सही नहीं है? केवल एक, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैठक कहां हुई है? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023, वैश्विक पेंशन सूचकांक मूनास सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज, ये आपसे कोई नहीं पूछ रहा, मर्सल 3-4 शामिल है ना। विश्व भर के 47 पेंशन प्रणालियों को इसमें शामिल किया गया है। 17 अक्टूबर को मर्सर CFF इंस्टीट्यूट वैश्विक सूचकांक जारी किया गया है। सूचकांक का 15वां संस्करण है। इसके अनुसार एमपीजे नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क और इजराइल सेवानिवृत्त आय प्रणालियों में विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। इनमें बढ़िया पेंशन दी जाती है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। भारत को 45वां स्थान इन्होंने पेंशन वाले में दिया है। तो कैसे याद रखोगे? बोले हमारे यहाँ वैसे तो 60 पे पेंशन मिलती है, लेकिन याद रखना 45 पे भी मान लो कि पेंशन मिल जाएगी, हम 45 के होंगे, हमें पेंशन मिलेगी, याद रखना। ठीक, चलो 50 और मिलती भी पेंशन 50% है, तो 50% मिलती है, तो ऐसे याद रखना यार भारत का स्थान इतना ही था, 45 है ना। 50 भी ध्यान रह जाएगा तो 45 हो जाएगा। 2022 में हमारा 41वां नंबर था। चलिए, मर्सर में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 45वां पेंशन सूचकांक। ये पूछा जा सकता है सवाल, अपनी तरह का नया सूचकांक है तो सवाल पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है, सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए अगली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं, वैश्विक भूख सूचकांक। वैश्विक भूख सूचकांक एक ऐसी युक्ति है जो वैश्विक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तरों पर भूखमरी की गणना एवं उसकी वस्तु स्थिति का पता लगाने के लिए डिजाइन की गई है। वैश्विक भूख सूचकांक 4 संकेतकों यथा अल्पपोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन, बाल मृत्यु दर, ये आपसे चारों चीजें पूछी जा सकती हैं। अब इसमें 3 बाल वाली हैं, मतलब बाल ठिगनापन है, ठिगना मतलब जिनकी लंबाई कम रह जाती है ना। बाल दुबलापन, जो पतले रहते हैं, तो बाल दुबलापन है ना, बाल ठिगनापन, स्टंटिंग, और इनको क्या बोलते हैं? स्टंटिंग और वेस्टिंग बोलते हैं, वेस्टिंग और स्टंटिंग, तथा बाल मृत्यु दर, चाइल्ड जो मोर्टेलिटी है, जो बाल मृत्यु दर है वो। तो 3 बाल बच्चों वाली हैं और एक अल्प पोषण, ये भी बच्चों वाला ही है। इसी के आधार पर वैश्विक भूख सूचकांक की गणना की जाती है। आपसे पूछा जा सकता है 4 संकेतक कौन कौन से हैं। ठीक, चलिए 12 अक्टूबर 2023 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड बर्ड हेल्थ हंगर लिफ्ट द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूख सूचकांक जारी किया गया। मान लो आपकी परीक्षा पीसीएस वाली प्रारंभिक, अब मुश्किल है कि 7-8 दिसंबर को हो पाए, ठीक है, लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है फिर भी आप बीपीएससी की दृष्टिगत तैयारी करते रहो। तो ये जो जितना अप्रैल से पुराना, मान लो मार्च में हुई, तो फिर पुराना करंट अफेयर्स आपको छोड़ देना है। आई दृष्टि में जितना जरूरी होगा मैं आपको अलग से एक वीडियो बता के बता दूंगा कि आपको इस प्रश्न से इस प्रश्न तक ही पढ़ना है, फिर नया उसका वो भी आ जाएगा अपडेटेड वर्जन। ठीक है, चलिए इस सूचकांक का 18वां वार्षिक संस्करण है। वर्ष 2023 की रिपोर्ट खाद्य प्रणालियों को आकार देने में युवाओं की शक्ति, इस पर आधारित है। रैंक याद रख लो भारत का क्या है, भारत का रैंक 111 है इसमें। ठीक है, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पर कोई भी देश भुखमरी की चरम भयावह स्थिति में नहीं है, जबकि 9 देश भुखमरी की भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। 9 देशों में ये है, जबकि अन्य 3 देश ये हैं, है ना। सब जो है मेन ये याद रखो कि भारत का रैंक कितना है। भारत का रैंक इसमें कुछ नहीं दिया है, अगले वाले पे है। भारत का रैंक 111 है, ठीक है, 111 है। तो कोई भूखा है मान लो, तो वो क्या कहेगा? 1 रुपया दे दो, 1 रोटी दे दो, 1 कुछ भी दे दो, तो वो 1-1-1 मांगेगा, मतलब भूखा व्यक्ति। तो 111 उसका याद रख लेना, ठीक है, 111 इसकी रैंकिंग है भारत की। ठीक, चलिए निम्नलिखित कथनों का प्रयोग करके सही कूट चुनिए। कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर लिफ्ट द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूख सूचकांक जारी किया गया है, बिल्कुल ठीक है ना। इन्हीं दोनों संस्थानों ने मिलकर जारी किया है। वर्ष 2023 में वैश्विक भूख सूचकांक स्कोर 8.3 के साथ भूखमरी का मध्यम स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो ये भी सही है। टोटल विश्व की बात हो रही है, 18.3 है ना। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 भारत में 21वीं रैंक नहीं है। भारत की रैंक कितनी है? 1-1-1। तो जो भूखा है वो 1 ही रोटी मांगेगा, 1-1-1 ऐसे याद रख लेना। ये गलत हो जाएगा। तीसरा आपसे पूछा है सही कौन सा है, जिनमें तीसरा वो काटो, मतलब 1 और 2 अपने आप सही हो गए। तो रैंक भी अगर आपको याद है भारत की, तब भी आप इस लंबे चौड़े सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सिंगल स्टेटमेंट का सवाल भी पूछा जा सकता था, लेकिन रैंक आपको याद है, तब भी आप इस सवाल को, आपको ना पता हो किसने क्या क्या किया है, लेकिन फिर भी आप इस सवाल को सही कर लोगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप रैंक और कौन जारी कर रहा है, कुछ महत्वपूर्ण तो जरूर याद कर जाना। एक पेज में शॉर्ट नोट्स भी बना लेना, 1 या 2 सवाल इससे पेपर में टपकते ही हैं। ठीक, चलिए
अगली महत्वपूर्ण घटना है नोबेल पुरस्कार 2023। तो जैसा आपको पता है कि नोबेल पुरस्कारों की घोषणा दोबारा से हो चुकी है ना। 2024 के नोबेल पुरस्कारों की भी घोषणा हो चुकी है, तो हम उसी को याद करेंगे, इसको अभी स्किप करेंगे। मैं किसी अन्य वीडियो के माध्यम से आपको नोबेल पुरस्कार करा दूंगा, याद करा दूंगा, या फिर अभी देखते हैं जैसा भी होगा। फिलहाल के लिए क्योंकि पुराने हो चुके हैं तो इनका कोई मतलब नहीं है, अभी के लिए इसको स्किप करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगली घटना क्या है। तो ये सारे पुराने वाले सवाल पे ही आधारित सवाल बनाया गया है। अगला है टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग। देखो क्यूएस वैश्विक है, क्यूएस एशिया है, टाइम्स एशिया है और टाइम्स वैश्विक है। 4 ये रैंकिंग है, इनको एक जगह कर लेना है ना, इनमें भी कुछ नहीं। भारत की रैंकिंग, भारत के कितने विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय सर्वोच्च है, बस इतनी बात लिखनी है। चलिए टाइम्स वैश्विक विद्यालय रैंकिंग ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन का एक वार्षिक प्रकाशन है। वर्ष 2024 की रैंकिंग की एक नई वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 3.0 प्रविधि पर आधारित है। इस प्रविधि के अंतर्गत किसी संस्थान के प्रदर्शन को 5 क्षेत्रों में विभक्त 18 प्रदर्शन संकेतकों में विभाजित किया गया है और बताया गया है कि कौन कौन सी चीजें होंगी, ठीक है। चलिए स्मरणीय तथ्य क्या क्या है इसके, कि 27 दिसंबर 2023 को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 जारी की गई, ठीक है। तो कौन जारी कर रहा है, टाइम्स हायर एजुकेशन, वो नाम से ही है और टाइम की ही जो है रैंकिंग है। यह रिपोर्ट का 20वां संस्करण है। 108 देश और 1904 विश्वविद्यालय को रैंकिंग प्रदान की गई है। सर्वाधिक किसके हैं, अमेरिका के। ये क्यूएस में भी है, यह टाइम्स में भी है। टाइम्स विश्वविद्यालय रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है नंबर 1 है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड इस बार 8वीं बार लगातार पहला विश्वविद्यालय बना है। कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 200 में नहीं है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु जो है वो आपके 201 से 250 में शामिल किया गया है। वहां कौन सा था, वहां मुंबई था, IIT मुंबई, इनको याद रखेंगे, ठीक है। यूपी के 2 संस्थान शामिल है, AMU और BHU इसमें, ठीक है। 601 से 800 वाले वर्गीकरण में शामिल है। तो ये सब है। सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 जारी की गई, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 जारी की। इस रैंकिंग के अनुसार भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का शीर्ष स्थान है नहीं। बेंगलुरु का किसके हिसाब से था, माफ कीजिए, बेंगलुरु इसी से है, उसका वो कौन था, वो IIT मुंबई था, क्यूएस वाली में। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो ना तो 1 ना 2, दोनों में से कोई सा सही नहीं है, मतलब दोनों सही है। वो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, ठीक। चलिए HDI माफ कीजिए HFI मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पर विश्व में स्थिति को प्रदर्शित करता है। कौन जारी कर रहा है, वाशिंगटन DC स्थित कैटो इंस्टीट्यूट, कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ये दोनों। कैटो इंस्टीट्यूट हमेशा जो है एक रहता है, उसके साथ दूसरा कोई ना कोई मिलकर रहता है। तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स स्वतंत्रता की बात कर रहा है, यहां काटने की बात कर रहा है, दोनों अपोजिट है। कैटो इंस्टीट्यूट मतलब काटो इंस्टीट्यूट, ऐसे याद रखोगे तो ध्यान रह जाएगा। इस सूचकांक का 9वां संस्करण है। HFI 2023 में वर्ष 2021 में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर डेटा रिलीज करेगा। सबसे बड़ा नंबर 1 पे कौन है, ह्यूमन जो आपका मानव स्वतंत्रता है, उसमें स्विट्जरलैंड है। दक्षिण एशिया के देश में भारत की स्थिति कौन सी है, 9वीं, और वैश्विक रैंकिंग कौन सी है, 9वीं। तो हमारे यहां बोले वैसे तो सारे के सारे स्वतंत्र हैं, सब स्वतंत्र हैं, मानव की पूरी स्वतंत्रता है बोले, लेकिन फिर भी बदतमीज लोग हैं, कह रहे हैं 10 में से 9 स्वतंत्र हैं, एक को परतंत्र घोषित कर रहे हैं, मेरे जैसे किसी प्राणी को, ठीक। ऐसे ही इन्होंने कहा था कि तुम्हारे सब सुखी नहीं है, मतलब प्रसन्नता रिपोर्ट में कितने कह रहे थे, 126 रैंक के बारे में से जी 6 आदमी प्रसन्न है तुम्हारे, हमारे सारे प्रसन्न है, हमें पता है। चलो आगे चलते हैं, सवाल देख लेते हैं। हाल ही में कैटो इंस्टीट्यूट को याद रखोगे तो काटना और स्वतंत्रता है ना, दोनों अपोजिट वर्ड है। ओ हो सर याद हो गया कि डी कैटो इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा की फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया। इस इंस्टीट्यूट में भारत को कौन सा रैंक मिला, सर ये कह रहे हैं 10 में से 9 है, हमारे 10 के 10 है, मतलब 109 रैंकिंग है, ठीक। चलिए वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, तो प्रतिभाओं की प्रतिस्पर्धा हो रही है उसका सूचकांक है ना। इनसीड बिजनेस स्कूल ने जो है द्वारा डिस्कवर्टो, ये कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जारी किया है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा, मतलब डबल PP, याद रखना, प्रतिभा प्रतिस्पर्धा डबल PP, ठीक। चलिए जारी किया गया एक प्रतिभा सूचकांक, पहले पढ़ के आए हैं। GTCI 2023 में 134 देशों को शामिल किया गया है। प्रथम 5 स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, US, डेनमार्क, नीदरलैंड्स हैं, जबकि अंतिम 5 ही है। भारत की स्थिति कितनी है, 103, कुछ नहीं याद रखना, प्रतिभा प्रतिस्पर्धा 103,
तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, बोले प्रतिभा अच्छी खासी पहले नंबर पे थी, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो गया जी। प्रतिभा में प्रतिस्पर्धा हो गई, प्रतिस्पर्धा समझते हो ना, मतलब प्रतियोगिता है ना, तो प्रतिभा में प्रतिस्पर्धा हो गई, तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा मतलब 100 था 103 हो गया। ठीक, ऐसे ध्यान रख लोगे। ठीक है, चलिए कौन सा सही है? हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा, तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा थोड़ी ना जारी किया गया है, गलत। कौन है ये? इंस्टीट्यूट है इनसीड बिजनेस स्कूल प्रतिभा प्रतिस्पर्धा। बोले हम आर्थिक मंच वाले जी प्रतिस्पर्धा कुछ नहीं करते हैं। ठीक, चलिए वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक भारत को 30 के समग्र स्कोर के साथ 13वीं रैंक नहीं मिली है, 103वीं मिली है, ये भी गलत। आपसे पूछा है कौन से सही है? ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना दो। ठीक है, रैंकिंग्स जरूर याद रखोगे, रैंकिंग याद रख लोगे तब भी सवाल के सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। चलिए रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 ये क्या है? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित है। इस सूचकांक में देशों में प्रदर्शन करने वाले 8 कारकों में 44 संकेतक हैं। कोई बात नहीं, ये कोई नहीं पूछेगा, ये सवाल जाएगा तो किसी को नहीं पता होगा। कितने याद रखोगे, कितने में कितने संकेतक हैं, क्या क्या है, कहां तक दिमाग मारोगे यार, नहीं हो पाएगा। उतना काम करना है जितना ध्यान रह पाए, मरना नहीं है करंट अफेयर्स के चक्कर में। करंट अफेयर्स का फंदा लटकाया, लटक ली सर ऐसे करके, निपट जाएगी लाली। यहां सवाल को ध्यान दो। ठीक है, मैं बता रहा हूं मोस्ट, क्योंकि किसी आएगा भी ना तो किसी को नहीं पता होगा, ये गारंटी है। चलो 25 अक्टूबर 2023 को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा मार पूरी किताब चीते फिर रहे हैं, मास्टर से लेके बालक सब, है ना, मतलब शर्म नहीं आ रही क्या क्यों पढ़ा रहे हो भाई ऐसे, मतलब मत पढ़ाओ। आप आराम से बच्चों को ये बताओ ना कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। भाई घटना चक्र की जिम्मेदारी है कंटेंट लिखना, उन्होंने कंटेंट लिख को दे दिया, साधुवाद उसका, धन्यवाद इसके लिए। लेकिन आपको ध्यान क्या क्या रखना है, ये तो एक अध्यापक का धर्म बनता है बताना। तुम पूरा समय बर्बाद कर रहे हो बच्चों का। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। वेनेजुएला अंतिम स्थान पे है ना। चलिए फिर सूचकांक में दक्षिण एशियाई नेपाल 77वां, भारत कितना है? 79वां। क्या रैंक का नाम है? रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ में 7-9, रूल ऑफ लॉ 7-9। कैसे याद रख लोगे इसे? 79 रूल ऑफ लॉ, कैसे भी ध्यान रख लेना। ठीक है, क्षेत्रीय दृष्टि से तीसरे स्थान पर है 79 रूल ऑफ लॉ। कुछ बनाओ, कुछ बन जाए तो रूल ऑफ लॉ 79 में जब तक सोच रहा हूं। खैर, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 जारी किया गया, जिसमें भारत को रैंक प्राप्त हुई है 79। कैसे याद रहेगी अभी देखते हैं, कुछ दिमाग में आएगा तो। ठीक है, चलिए नाटो शिखर सम्मेलन, नाटो आपको पता है 1949 32वां सदस्य स्वीट सा था, स्वीडन उसे बना लिया। बोले लल्ला तू आजा बेटा सदस्य बन जा। बोले मम्मी मुझे सदस्य बना रहे हैं ये नाटो का। मने कर दिया रसिया ने, बोले हमारी सीमा पे नहीं आओगे, कूट देंगे पकड़ के। यूक्रेन इसीलिए कुट गया, मान नहीं रहा भाई साहब। ठीक है, चलो खैर, तो याद रखना स्वीडन की सीमा भी नहीं छूती है। शिखर सम्मेलन अमेरिका में हुआ, वाशिंगटन डीसी में। नाटो की स्थापना का 75वीं वर्षगांठ थी, 75 साल हो गए। नाटो के संस्थापक दस्तावेज उत्तर अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, है ना, वाशिंगटन डीसी में जारी किया गया। अगला नाटो शिखर सम्मेलन जब होगा तब हो जाएगा। सवाल देखो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2024 वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुआ, बिल्कुल सही बात है। यह शिखर सम्मेलन नाटो की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। दोनों फैक्ट बिल्कुल सही है इसमें से, फैक्ट नंबर 1 फैक्ट नंबर 2 दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा वो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना 2, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक, चलिए 50वां G7 शिखर सम्मेलन। अब अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों पे हम आ गए, जो हो रहे हैं इसमें भी बहुत कहानी नहीं पढ़नी है, काम काम भरे की चीजें याद रखनी है। ठीक, चलो 13 से 15 जून 2024 को 13 से 15 जून 2024 को मध्य इटली की अध्यक्षता में अपुलिया इटली में 50वें G7 सम्मेलन का आयोजन हुआ। याद करो मेलानिया दीदी हमारे भाई साहब से हाथ मिला रही थी, भाई साहब मुस्कुरा रहे थे, दीदी मुस्कुरा रही थी। थोड़े दिन बाद मुस्कुराते हुए फोटो किसी और के साथ आ गई, माला चढ़ ली, खराब हो गया मामला। खैर 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? अपुलिया इटली। अपुलिया मतलब अपुन की दीदी ने आयोजित किया था, अपुलिया, अपुलिया इटली याद रखोगे। G7, भारत G7 का सदस्य नहीं है याद रखना, लेकिन भारत को 2024 में इटली ने अध्यक्षता की थी, 2025 में कनाडा G7 की अध्यक्षता करेगा। इसके अलावा और बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था। G7 के अध्यक्ष के रूप में इटली ने शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित कुछ खास सत्रों में भाग लेने के लिए अन्य राष्ट्रों एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया था। हमारे भाई साहब भी उसी में गए थे। समग्र रूप से इन सत्रों को 12 देशों और 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के नेताओं ने भाग लिया। भारत समेत अन्य 11 देश और आमंत्रित थे। भारत को 50वें G7 शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया। कैस के रूप में? आउटरीच कंट्रीज को थोड़ा सा ध्यान रख लोगे।
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ओहो के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओहो के 14 जून 2024 को G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में भाग लिया। गए भाई साहब गए, कोई बात नहीं। G7 क्या है? विश्व की 7 अर्थ महाशक्तियां हैं। कौन कौन है? यूएस है, कनाडा है, पूछा जा सकता है, मतलब उत्तरी अमेरिका के कनाडा, यूएस। फिर आ जाओ यूनाइटेड किंगडम, इनका पड़ोसी फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान। तो फ्रांस, इटली, जर्मनी 3 यूरोपीय हो गई और जापान 1 इधर की हो गई, तो मतलब 4 यूरोपीय हो गई। फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके, कनाडा और यूएस और जापान 7 G7 में मेंबर हैं। ठीक, सवाल देखते हैं कौन सा सही है, हमसे पूछ रहा है। 13 से 15 जून 2024 को मध्य इटली की अध्यक्षता में अपुलिया में 50वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। 50वां है, ये भी ध्यान रखना। ठीक, भारत को 50वें G7 शिखर सम्मेलन में एक सदस्य देश, सदस्य नहीं है भाई, आउटरीच देश है, इसको याद रखना। आउट कर दिया भाई साहब से हाथ मिला के, ठीक है, आउटरीच। अरे तुम कहां चले? आउटरीच देश के रूप में उसको आमंत्रित किया गया है ना, आउटरीच देश के रूप में भारत को आमंत्रित किया गया। तो कौन सा सही है? केवल एक, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 13वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन, मंत्री स्तरीय वार्ता, WTO, विश्व व्यापार संगठन WTO, इनके मंत्रियों की वार्ता होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें याद रखना है। सऊदी अरब के अबू धाबी में फरवरी में आयोजित की गई। ठीक, मंत्रियों का सम्मेलन की अध्यक्षता संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार राज्य मंत्री ही करेंगे। गौरतलब है कि विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्रिमंडलीय स्तरीय सम्मेलन जिनेवा में हुआ था। यह कौन सा था? 13वां था। ठीक, 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन था WTO का। WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के रूप में भागीदार देश के मंत्रियों ने 2 अल्प विकसित राज्य यथा कौन कौन? कोमोरोस और तिमोर लेस्ते, इन दोनों को WTO की सदस्यता ग्रहण कराई। याद रखोगे, पूछा जा सकता है। क्या नाम है इसका? कोमोरोस और तिमोर लेस्ते, इन 2 अल्प विकसित देशों को WTO की सदस्यता मिलने के बाद WTO के सदस्य कितने हो गए हैं? 166। ठीक है, चलिए 2016 में अफगानिस्तान तथा लाइबेरिया को विश्व व्यापार संगठन ने जो है दिया था। 2024 में संगठन द्वारा 2 नए राष्ट्रों के परिग्रहण करके ये दोनों कोमोरोस और तिमोर लेस्ते, याद रखना सवाल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जितना रंगता हूं ना किताब, उतनी रंगते चलो, आनंद आ जाएगा। पेपर में जब सवाल करके आओगे ना, मक्खन हो। BPSC है आपका। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित विश्व व्यापार, तो कहां हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में 13वां WTO मंत्रिमंडलीय शिखर सम्मेलन। मंत्री स्तरीय सम्मेलन में 2 अल्प विकसित राष्ट्रों को किनको सम्मिलित किया गया है? सर अभी तो कोमोरोस, तिमोर लेस्ते, याद रखना, कोमोरोस, तिमोर लेस्ते। ठीक, चलो CMS स्कोप 14। CMS क्या है? वन्य जीव के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण, मतलब वन्य जीवों की ऐसी प्रजातियां जो मौसम के साथ साथ प्रवास करती हैं। आज इधर है, कल वहां चली गई, परसों घूमने चली गई, फिर इधर चली गई, प्रवास वाला जीवन जीती हैं। कि 14वीं बैठक जो है CMS स्कोप 14 का आयोजन 12 से 17 फरवरी के मध्य उज्बेकिस्तान समरकंद में किया गया है ना। यह आयोजित होने मध्य एशिया में पहली कॉन्फ्रेंस है। इस बैठक का उद्घाटन उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अरीपेव ने किया। CMS स्कोप 14 का आयोजन प्रकृति की कोई सीमा नहीं नामक स्लोगन पे किया गया, क्योंकि प्रवास है ना, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण है ना, वो है कंजर्वेशन फॉर माइग्रेटेड स्पीसीज, इसलिए CMS बोलते हैं, कंजर्वेशन फॉर माइग्रेटेड स्पीसीज। ठीक है, चलिए ज्ञातव्य है कि वन जीवों के प्रवासी संरक्षण पर पत्रकारों का सम्मेलन 13वें सत्र का आयोजन इतने से गांधीनगर गुजरात में किया था। ये पक्षकारों का सम्मेलन 13वां, मतलब कोप 13 CMS की गांधीनगर में हुई थी 2020 में, लेकिन ये कोप 14 कहां हुई है CMS की? अभी हमने देखा समरकंद उज्बेकिस्तान। ठीक, चलिए वर्तमान में अफ्रीका, मध्य तथा दक्षिण अमेरिका, कैरिबियन, एशिया, यूरोप सहित 133 देश इसके सदस्य हैं। बैठक के दौरान विश्व की पहली प्रवासी प्रजाति रिपोर्ट स्टेट ऑफ दी वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीसीज को लॉन्च किया गया। पूछ सकता है आपसे, हाल ही में चर्चा में रही स्टेट ऑफ दी वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीसीज रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो कन्वेंशन फॉर माइग्रेशन स्पीसीज के द्वारा। लगभग 2 दशकों के निर्णायक वार्ता के बाद प्रवासी पक्षियों के लिए मध्य एशियाई फ्लाईवे के लिए समझौता हुआ, जो 30 राज्यों तक फैला है। CMS को 15 के दौरान प्रवासी प्रजाति चैंपियन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण अवधारणा का प्रयास और प्रतिबद्धताओं के कारण 9 चैंपियन को मान्यता प्रदान की गई। प्रवासी प्रजाति हेतु चैंपियन घोषित किए जाने वाले उज्बेकिस्तान, मोनाको, भारत, मतलब जिनके यहां ज्यादा जो है आते हैं
प्रवासी पक्षी और उनके संरक्षण पर भी ध्यान देते हैं। फिर प्रवासी प्रजातियों संरक्षण का अभिसमय कब हुआ है? प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण का अभिसमय कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटेड स्पीसीज CMS, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटेड स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स CMS, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का एक पार्ट है के तहत पर्यावरणीय संधि है। इसको बॉन कन्वेंशन भी बोलते हैं, ये पूछा जा सकता है, बॉन कन्वेंशन भी बोलते हैं। यह अभिसमय 1979 में हस्ताक्षरित हुआ है तथा 1983 में लागू हुआ है, ये भी याद रखोगे। वर्ष 1983 से CMS का एक पक्षकार है, भारत जब से लागू हुआ है तभी से एक पक्षकार है। तो सवाल कैसे बनेगा देख लेते हैं। कौन सा सही नहीं है? वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय पक्षकारों के सम्मेलन की 14वीं COP 14 बैठक का आयोजन मध्य उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया। बिल्कुल ठीक है, ऐसे याद रखना, जो प्रवासी प्रजाति है वो समर के समय इधर उधर उड़ के चली जाती है, तो समरकंद में भी आयोजन हो रहा है। वाह मोदी जी वाह, याद हो गया गुरु जी। यह मध्य एशिया में आयोजित होने वाली पहली COP है, ये हमने देखा एज ए फैक्ट, ये भी सही है। देखो यार, मैं इतनी मतलब अब बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, सवाल बनाने में, कंटेंट बनाने में टाइम लगता है। आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि इसको लाइक किया करो, साझा कर दिया करो दोस्तों के साथ कि देखो करंट अफेयर्स ऐसे पढ़ना होता है, PDF नहीं रंगनी होती है ना। करंट अफेयर्स ऐसे पढ़ना होता है, प्रश्न समझने होते हैं, क्योंकि अंततः रिवीजन और प्रश्नों की प्रैक्टिस ही आपको सफलता दिलाएगी। मैं ये भी गारंटी के साथ मतलब कह नहीं रहा, आप देख लोगे। अगर मैं 500 प्लस क्वेश्चन आपको आज दृष्टि से कराऊंगा, BPSC दे के जाना, सवाल बाहर चले जाने तब कहां जाएगा यार। सारा पढ़ा रहा हूं, सब तुम्हें याद करा रहा हूं, क्वेश्चंस करा रहा हूं, क्वेश्चन की PDF दे दी, बच्चे की जान लोगे क्या? आपसे सिर्फ क्या मांगता हूं, कमेंट कर दो, थोड़ा सा पेट्रोल मिल जाता है मास्टर को। लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। इस बैठक के दौरान विश्व की पहली प्रवासी रिपोर्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीसीज को भी लॉन्च किया गया। यह पहली बार लॉन्च की गई है, चर्चा का विषय रहेगी, पूछा जाएगा कौन सा सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, 19वां NAM शिखर सम्मेलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, भारत की स्थापना में भारत ने शुरू किया गया, मतलब भारत संस्थापक देशों में से एक है। 19-20 जनवरी 2024 को कंपाला युगांडा, कैसे याद रखोगे भाई? बोले तुम सारे गुंडे हो, युगांडा तुम गुंडे हो, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट, बताओ स्थान याद हो गया कि नहीं? हम गुट निरपेक्ष हैं, तुम सारे गुंडे हो, युगांडा हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। कंपाला गुट निरपेक्ष आंदोलन राष्ट्राध्यक्षों शासनाध्यक्षों के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता युगांडा के राष्ट्रपति करेंगे। केंद्रीय विषय क्या था? साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाना। ज्ञातव्य है कि युगांडा 2024 से 27 तक गुट निरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष है। फैक्ट टू बी रिमाइंड, केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर साहब यहां गए थे। ज्ञातव्य है कि भारत नेम के संस्थापक देशों में से एक है। वर्तमान में नेम के सदस्यों की संख्या 1:1 है, 121। ठीक, चलो। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? नॉन अलाइंड मूवमेंट की स्थापना 18 से 24 अप्रैल 1955। तो कब हुआ है नॉन अलाइंड मूवमेंट? 1955। नाटो याद करो, पूछा जाएगा। नाटो की स्थापना 1949 है ना, वाशिंगटन सम्मेलन में इसको बोला जाता है। बृहद स्तरीय एशियाई, अफ्रीकाई और देखो कौन कौन है इसमें? एशिया है, अफ्रीका है और एफ्रो अफ्रीका एशियन देश हैं। वहां कौन कौन है? उत्तरी अमेरिकाई और यूरोपीय देश है नाटो में। याद रखना, सवाल पूछे जाने की, दीदी कान ला इधर, सवाल पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है नाटो से। चीख पुकार मची हुई है नाटो के चक्कर में। स्वीट सा देश था स्वीडन, 32वां सदस्य बना लिया है। हाँ चलो, इस कॉन्फ्रेंस को बांडुंग कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। बोले अपन बांडू हैं, हम बांडू हैं, मतलब हम बांधेंगे, कौन क्या करेगा। बांडुंग कॉन्फ्रेंस जो है ये 1995 में NAM की वो हुई थी, लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन बांडुंग इंडोनेशिया में हुआ था। बांडुंग कॉन्फ्रेंस के सहमत सिद्धांतों के आधार पर ही गुट निरपेक्ष आंदोलन को 1961 में बेलग्रेड, तत्कालीन यूगोस्लाविया में प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, इस प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत सहित 25 देश शामिल हुए थे। खैर, सवाल, कंपाला युगांडा कांपते नहीं है तुम्हारे मारे, तुम गुंडे हो, इसलिए हम अपना सम्मेलन करेंगे। कहां करेंगे? कंपाला युगांडा में। गुट निरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्राध्यक्षों शासनाध्यक्षों 19वां शिखर सम्मेलन हुआ। वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देखोगे 50 नहीं है, 1:1 बात करते हैं वो, सबसे सामने सामने, मतलब 121 देश हैं, ऐसे याद रखना। दूसरा गलत है, हमसे पूछा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सवाल जाएगा कहां? घटनाओं के मल्टी स्टेटमेंट वाले सवाल कहां से लाओगे, है ना। चलो आगे चलते हैं। COP 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन, है ना। तो दुबई
दुबई में इसका आयोजन किया गया है दिसंबर में। संयुक्त अरब अमीरात में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। आधिकारिक रूप से UNFCCC के पक्षकारों का सम्मेलन है, ठीक है, मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। चलिए, सुल्तान अहमद जावेर ने दुबई में आयोजित, तो दुबई में आयोजित हुआ है, याद रखना, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। COP28 ऐतिहासिक रहा। इस बार कोई बड़ा ऐसा काम नहीं हुआ है, लेकिन ये तो लिखेंगे ही, क्योंकि इस सम्मेलन में पेरिस समझौते के तहत अभी उसी की बात चल रही है। भैया आई साहब, हमने पेरिस समझौता जो कर लिया उसे आगे बढ़ा लो, दिक्कत हो जाएगी। 2015 में किया है, 30 तक पूरा करना है, 17 लक्ष्य हैं, ठीक। चलो खैर, वैश्विक स्टॉक पर सहमति बनी। वैश्विक स्टॉक टेक एक ऐसी प्रक्रिया है जो देशों, ये नया आइटम आया है, वैश्विक स्टॉक टेक। ये क्या है? वैश्विक स्टॉक टेक एक ऐसी प्रक्रिया है जो देशों हितधारकों को पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उनकी सामूहिक प्रगति का आकलन करने में सक्षम बनाती है। भैया सामूहिक रूप से कितने बड़े? वैश्विक स्टॉक टेक। फिर भी कह रहे हैं कि 2030 तक 2019 के लक्ष्यों की 43% कटौती कर लो, 1.5% से ज्यादा टेम्परेचर ना बढ़े, तमाम बातें, ठीक है। 2030 तक अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं को तिगुना कर लो, ठीक। 2030 तक विश्व की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 11,000 गीगावाट हो जाए, ऐसा ये कह रहे हैं। होगी कितनी, देखा जाएगा। COP28 के दौरान वैश्विक जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन 12 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया था। भारत द्वारा 2028 में COP33 की मेजबानी। तो आपसे पूछा जा सकता है, COP28 में भारत ने कौन से COP की मेजबानी करने के लिए अपना प्रस्ताव दिया है? COP33, जो कब होगा? 2028 में होगा। भारत ने उसकी मेजबानी के लिए कहा है कि हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। बोले COP की मेजबानी कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री ने ग्रीन क्रेडिट पहल की बात करी है ना। ग्रीन क्रेडिट पहल क्या है? यह पर्यावरण के लिए जीवन शैली, जो लाइफ मिशन पीएम ने इंट्रोड्यूस किया था ना, लाइफ फॉर एनवायरमेंट, LIFE, लाइफ फॉर एनवायरमेंट ऐसे करके अभियान के तहत भारत की एक पहल है। यूनिसेफ जनरेशन अनलिमिटेड द्वारा भारत पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 8 दिसंबर 2023 को COP28 के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल का भी शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य विश्व भर में युवाओं को ग्रीन टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल, इन सबसे अवगत कराना है, ठीक। चलिए, फिर ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को जल शक्ति मंत्रालय, ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस की बात की गई कि भैया हमें ग्लोबल रिवर सिटीज, जो रिवर के किनारे हैं, उनका एक अलायंस बनाया जाए। नदियों के साझा प्रयास किए जाएं विश्व में उनके संरक्षण के, ठीक है। 11 देश जो है इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा याद रखोगे बस, और इसमें ऐसा कोई भी नहीं है। अगले साल का जो COP30 है, COP29 देखो पहले कहां है? COP29 अजरबैजान में होगा। COP8 कहां हुआ? दुबई में हुआ। मतलब ये अब दिसंबर में हो जाए, नवंबर 2024 में आयोजन हो जाएगा, है ना। नवंबर में आयोजन हो जाएगा। परीक्षा आपकी बाद में होगी तो यही पूछा जाएगा, कहां? अजरबैजान, इसको याद रखोगे। चलो, सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखो, दिसंबर 2023 के मध्य दुबई संयुक्त अरब अमीरात में संयुक्त राष्ट्र परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ, बिल्कुल ठीक। आधिकारिक रूप से UNFCCC के पक्षकारों का सम्मेलन का 30वां सत्र था। भाई साहब 28वां है, ध्यान रखना। COP28 हुआ है, अभी 29 होगा, नवंबर में होगा, ठीक। तो ये क्या है? दूसरा गलत है, हमसे सही नहीं वाला पूछा है। इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल का शुभारंभ किया, ये भी सही है। केवल 3 जो है वो इनमें से सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बताओ आनंद आ रहा है कि नहीं? कमेंट जरूर कर दिया करो यार। कमेंट करने से थोड़ा सा एक तो ये रहता है कि भैया हाँ बढ़िया चल रहा मामला सब, है ना। कंपनी वाले भी कहते हैं सर आपके वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे, बढ़िया से पढ़ाओ सर, है ना। तो ये सब ध्यान रखो। खैर, मतलब बहुत सारी चीजें आपको इसीलिए नहीं प्रोवाइड की क्योंकि संस्थान को चलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। मास्टर 2 घंटे खड़े होकर चीख रहा है, संस्थान पैसा देता है, तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, कोई भी संस्थान सही, ठीक है। तो ये सब चीजों का भी ध्यान रखो। खैर, कमेंट, आपके कमेंट के पैसे नहीं जाते हैं, फ्री में होता है, ठीक है। चलो, GPAI शिखर सम्मेलन 2023, ये क्या है इसको देख लो। भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, इसको ध्यान रखोगे, है ना। ज्ञातव्य है कि 23-24 की अवधि के लिए GPAI परिषद का अध्यक्ष रहेगा। इस शिखर सम्मेलन के दौरान GPAI नई दिल्ली घोषणा पत्र अंगीकृत किया गया है। GPAI मंत्रिमंडलीय निकाय है जिसमें सभी सदस्य शामिल हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यह है क्या? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, GPAI, ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी, ये एक अंतरराष्ट्रीय और बहु हितधारक की पहल है। AI के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाना, 2020 में यह लॉन्च किया गया है। GPAI के सचिवालय की स्थापना पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग विकास परिषद OECD में की गई है। वर्तमान में GPAI के सदस्यों की संख्या 29 है। इसके अतिरिक्त OECD, गापी के
स्थायी पर्यवेक्षक की भूमि निभा रहा है। दिसंबर 2020 में यूनेस्को भी जीपीएआई के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो गया। दो लोग हैं, कौन? ओईसीडी और यूनेस्को, दो इसके पर्यवेक्षक हैं, यूनेस्को और ओईसीडी। ठीक है, शिखर सम्मेलन पहला कहां हुआ था? कनाडा में, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा जो हो गया है वो अब नई दिल्ली में हो गया है, भारत मंडपम नई दिल्ली 2023। ठीक है, याद रखोगे। कौन सा सही है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी जीपीएआई शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत के मुंबई में किया गया। गलत है। क्यों? नई दिल्ली भारत मंडपम में किया गया। वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए भारत जीपीएआई का अध्यक्ष है। तो क्या है, भारत कब तक के लिए अध्यक्ष है? अध्यक्ष कहां, एक मिनट, ये फिर सदस्य है और अध्यक्षता अभी भारत की नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही। एक मिनट, बी कैसे सही है? कौन सा सही नहीं है? तो बी हो जाएगा जो सही नहीं है। ए तो सही है क्योंकि इसका जो सम्मेलन है वो हुआ है यहां, तो इसको थोड़ा सवाल को ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं। को5 मिनी माता अभिसमय, आपको पता होना चाहिए मिनी माता अभिसमय क्या है। कहानी पढ़ लेते हैं, ध्यान करा दूंगा, ये घटना पुरानी होगी, परीक्षा में संभवतः ही पूछी जाएगी। नया हो जाएगा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में पारे पर मिनी माता अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक हुई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के तत्वाधान में को5 की अध्यक्षता क्लाउडिया दुमित्रू द्वारा की गई, जो कि रोमानिया से संबंधित है। मिनी माता अभिसमय के अंगीकरण 10वीं वर्षगांठ के है ना अवसर पर यह है। मिनी माता अभिसमय देख लो है क्या। अगली बैठक 3 से 7 नवंबर 2025 के मध्य की जाएगी, मतलब 2 साल में होती है, तो ये महत्वपूर्ण है। फिर ठीक है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड याद रखोगे में की गई। ठीक है, चलिए फिर कोप6 की अध्यक्षता ये करेंगे, कोई बात नहीं। पारे पर मिनी माता कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि है। क्या है? यूएनईपी का एक पार्ट है जिसका उद्देश्य पारा और उसके यौगिकों के हानिकारक प्रभावों को रक्षा करना है। 2013 में मिनी माता पारा इसको अपनाया गया है ना, और 2017 से लागू है। भारत मिनी माता अभिसमय का एक पक्षकार है ना। भारत ने वर्ष 2018 में मिनी माता अभिसमय का अनुसमर्थन किया, यह भी ध्यान रखोगे। 2018 में भारत पक्षकार है, 2013 में बनी है, 18-17 से अंगीकृत है। ठीक, ऑप्शन नंबर ये लास्ट वाले दो याद रखें। मिनी माता रोग क्या है? मिनी माता रोग पहली बार जापान में देखा गया और यह एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो गंभीर रूप से पारा विषाक्तता के कारण होता है। खूब पूछा जाता है मिनी माता रोग किसके कारण होता है? पारा के कारण। मिनी माता कन्वेंशन कम अपनाया गया है 2013, याद रखोगे। मिनी माता रोग मेथिल मरकरी। अब आप पूछते हो कि सर मिनी माता कन्वेंशन ऐसे कैसे पूछ लेते, तब से हुआ है भाई, करंट अफेयर्स में चर्चा में है, पूछ लेगा, फिर भेमे भेमे मत करना। ठीक, चलो सवाल देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? देखो, पारे पर मिनी माता अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। कौन सी हुई है? मिनी माता अभिसमय के पक्षकारों की 5वीं बैठक जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई है, ये तो ठीक है, पहला सही है। इस संधि को वर्ष 2015 में नहीं 2017 में अपनाया गया है तथा भारत द्वारा 2018 में अभिसमय का समर्थन किया गया है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि 2017 में अपनाया गया है, 2013 में स्थापित है। ठीक, कौन सा सही नहीं है? केवल 2, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। प्रथम वैश्विक एआई सुरक्षा सम्मेलन। एआई के मारे सबकी हवा खराब है इस समय, बोले भाई साहब ये सब खत्म कर देगी, है ना। चलो तो अब सम्मेलन पे सम्मेलन हुए जा रहे हैं। 1 और 2 नवंबर 2023 को यूके के ब्लेचले पार्क में वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा शिखर सम्मेलन का प्रथम संस्करण का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में भारत सहित विश्व भर के 28 देश तथा यूरोपीय संघ ने हिस्सा लिया। शिखर सम्मेलन में शामिल 28 प्रमुख देशों ने इस शिखर सम्मेलन में ब्लेंचले घोषणा पर हस्ताक्षर किए। यह ऐतिहासिक घोषणा उन्नत एआई सिस्टम, जिसे फ्रंटियर एआई के रूप में जाना जाता है, तो ब्लेंचले घोषणा आपसे पूछी जा सकती है, किससे संबंधित है? एआई से। कब साइन हुए हैं? ये यूके के ब्लेंचले पार्क में जो है सम्मेलन हुआ है नवंबर 2023 में। यह ऐतिहासिक घोषणा उन्नत एआई सिस्टम, जिसे फ्रंटियर एआई के रूप में जाना जाता है, के संभावित जोखिमों पर दृष्टिकोण डालती है, पर ध्यान केंद्रित करती है। ब्लेंचले घोषणा फ्रंटियर एआई जोखिम से निपटने हेतु पहला वैश्विक समझौता है। मतलब ये ब्लेंचले घोषणा, भाई इसको याद रखना, ब्लेंचले घोषणा, कि बोले ब्लेंचले भाई साहब इसके कहने से नहीं चलेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे, ब्लेंचले। ठीक है, ये जैसे कहेगी एआई वैसे नहीं चलेंगे। ठीक है, चलो तो इसको जरूर याद रखना है, पूछी जा सकती है। यह संस्थान एआई के उभरते हुए प्रकारों की सुरक्षा पर परीक्षण करेगा। ज्ञातव्य है कि ब्लेंचले पार्क वही ऐतिहासिक स्थल है जहां एलन ट्यूरिंग सहित अन्य वैज्ञानिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के नाजियों के एग्निमा कोड को क्रैक किया था। ठीक, चलो कोलेसास, जिसे विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर माना जाता था, का उपयोग बकिंगम शहर के केजले पार्क द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्कालीन राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर थे। इस सम्मेलन में और कोई ऐसा विशेष बात नहीं है। ठीक है, चलिए
और ये हमने देख लिया GPAI शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन अगले संस्करण मेजबानी फ्रांस को सौंपी गई है। सवाल देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। यूएसए के न्यूयॉर्क में वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा शिखर सम्मेलन का प्रथम संस्करण नहीं में जो ब्लेंचले पार्क है यूके का, वहां आयोजित किया गया है, उसको यादगार बनाने के लिए पहला गलत हो जाएगा। इस शिखर सम्मेलन में भारत सहित विश्व के 28 देश और यूरोपीय संघ शामिल थे, ये सही है, भारत शामिल था। इस शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व के प्रथम AI सुरक्षा संस्थान को भी लॉन्च किया गया, ये भी सही है। गलत कौन सा है? पहला। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? केवल एक, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, है ना। 3 बेसिन समिट या ब्राजाविल समिट, इसको थोड़ा सा देख लो क्या है। अफ्रीकी देश कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राजीविल में 26 से 28 अक्टूबर 2023 के मध्य 3 बेसिन शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। नाम में नया है इसलिए कह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रख लो। हालांकि अक्टूबर की घटना है, ब्राजीविल कांगो गणराज्य ठीक है। गौरतलब है कि 3 बेसिन शिखर सम्मेलन के प्रथम संस्करण का आयोजन 2011 में कांगो की राजधानी ब्राजीविल में ही किया गया था। यह स्थायी भविष्य के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता, एक कलेक्टिव कमिटमेंट फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर के केंद्रीय विषय पर आधारित है। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति डेनिस सगो नेगेस के द्वारा की गई। संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी संघ के तत्वाधान में आयोजित, मतलब इन दोनों ने इसको हेल्प की है। भारत की ओर से शिखर सम्मेलन में भारत के तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने हिस्सा दिया। 3 बेसिन कर्क रेखा है क्या? 3 बेसिन ये समझना जरूरी है। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच अवस्थित अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्वी एशियाई बेसिन, इसको 3 बेसिन में शामिल किया जाता है। सवाल यहीं से पूछेगा, ध्यान रखना। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो 3 बेसिन पड़ते हैं, कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन और मेकांग वाला जो ये अपने दक्षिण पूर्वी एशियाई बेसिन है, ये सब इन तीनों बेसिन के अंतर्गत विश्व के 80% उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र शामिल है। महत्वपूर्ण है, सवाल पूछा जा सकता है, यूपीएससी लेवल का सवाल बनेगा यहां से। साथ ही विश्व के 2/3 जैव विविधता भी इन्हीं बेसिन के अंतर्गत है। हाल ही में 26 से 28 अक्टूबर 2023 को 3 बेसिन शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां किया गया? आयोजन किया क्या? ब्राजीविल में, है ना। और 3 बेसिन में क्या क्या है आपको बता दिया, 3। कौन सा? अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और तीसरा वाला जो इधर ये मेकांग और वो वाला बेसिन है, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई वाला ब्राजीविल। अब देखो ब्राजीलिया दे दिया, लेकिन ब्राजीविल आप याद रखोगे, जो क्या कहते हैं कांगो रिपब्लिक है उसका। चलिए, G77 शिखर सम्मेलन, थोड़े से रह गए, 7-8 सवाल रह गए हैं, 10 मिनट 12 मिनट और लगेंगे, इसको कंप्लीट ही करते हैं, ठीक है। 15 से 16 सितंबर 2023 को G77 प्लस चीन का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन हवाना क्यूबा में आयोजित हुआ। अब G7 नहीं है ये, G77 है। G7 पहले आयोजित कराए, इटली वाली दीदी ने किया था, भाई साहब को बुलाया था। खैर, इस सम्मेलन की अध्यक्षता क्यूबा के राष्ट्रपति म्यूगल डियाज कैनेल द्वारा की गई। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय था वर्तमान विकास चुनौतियां, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका, ठीक है। इस शिखर सम्मेलन के समापन पर हवाना घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया। G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सहित देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1964 में G77 का गठन के पश्चात भारत ने ही पहली बार इसकी अध्यक्षता की थी। ज्ञातव्य है कि 21-22 जनवरी 2024 को G77 के सदस्य देशों चीन के शासनाध्यक्ष इनके बीच कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया था। पिछले बार अच्छा ठीक है। G77 क्या है? ग्रुप ऑफ 77 की स्थापना 15 जून 1964 को 77 विकासशील देशों ने की थी। 7 क्या है? विकसित देश है, ठीक। चलो, ध्यातव्य है कि 77 संयुक्त राष्ट्र विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है। भारत G77 में शामिल है। सवाल पढ़िए, कौन सा सही नहीं है? G7 दिसंबर 2023 में G77 प्लस चीन की 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन हवाना क्यूबा में किया गया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हवाना क्यूबा में किया गया, बिल्कुल ठीक है। G77 संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, ये भी ठीक है। ना तो एक ना दो, दोनों सही हैं। दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है कि सही ना हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 18वां G20 शिखर सम्मेलन, देखो हो गया पुराना,
लेकिन G20 शिखर सम्मेलन भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत ने इसको आयोजित किया था। यद्यपि यह घटना 1 वर्ष से पुरानी हो चुकी है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है। सवाल पूछे जाने की संभावना से अभी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत के लिए महत्वपूर्ण है, बड़ी घटना है। 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में 18 G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह भारत द्वारा आयोजित पहला G20 शिखर सम्मेलन था। भारत G20 की अध्यक्षता के तहत भारत के 60 शहरों में लगभग 200 बैठकें आयोजित की गई। सवाल बनने की पूरी संभावना है G20 से, याद रखना, ठीक। ये तुम्हारी उसी एक्स की तरह है जिसके पीछे पीछे गलियों में घूमते थे, लेकिन जो कभी तुम्हारे हत्थे नहीं आई। तो ऐसे ही ये है ना, महत्वपूर्ण घटना है, सवाल हत्थे आ सकता है। चलो भाई आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा, ये सवाल तो पूछा भी जा चुका है। 4 शहर में बैठकों का आयोजन हुआ, लखनऊ, बनारस, आगरा, ग्रेटर नोएडा, ठीक है। चलो अगला, G20 शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित आयोजन हेतु भारत ने अमिताभ कांत को G20 का शेरपा बना दिया था और हर्षवर्धन श्रृंखला को मुख्य समन्वयक, चीफ कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया था। भारत ने अपनी G20 की अध्यक्षता के दौरान अतिथि देशों के रूप में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, इन सबको आमंत्रित किया था। भाई एक्स्ट्रा तुम और आ जाओ, ये तो आ ही रहे हैं G20 वाले। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम के रूप में सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से G20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया। अफ्रीकी संघ को इसका नया सदस्य बना लिया गया है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ AU, अफ्रीकन यूनियन को G20 समूह का स्थायी सदस्य नियुक्त कर लिया गया। यूरोपीय संघ के बाद G20 में शामिल होने वाला यह दूसरा क्षेत्रीय संघ है, ठीक। चलिए, 1999 में G20 की स्थापना के बाद से पहला अवसर है जब इस समूह की अध्यक्षता का विस्तार किया गया है। महत्वपूर्ण है भारत के लिए कि भारत ने अफ्रीकी संघ को एंट्री दिलवा दी है ना। चलिए खैर, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, यह महत्वपूर्ण है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 से इतर 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस, UAE के नेताओं के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GVA, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का भी शुभारंभ किया गया है ना। ये वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक पहल है। इस गठबंधन का लक्ष्य जैव ईंधन, समझ रहे हो ना, जैव ईंधन के वैश्विक विकास में तेजी लाना है। यह गठबंधन ज्ञान के केंद्रीय संग्रह और विशेषज्ञ के रूप में भी कार्य करेगा। GVA के सदस्य जैव ईंधन के उत्पादक और उपभोक्ता हैं। खैर, भारत मध्य पूर्व आर्थिक, यूरोप आर्थिक गलियारा, इसी को लेके ये बवाल हुआ है ना। हम पूरे यूरोप से कनेक्टिविटी के लिए गलियारा बना रहे थे, पूरा मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़वा दिया। यही शैतान बैठा है ये, है ना, ये है ना, ये बहुत खतरनाक इंसान है ये, शैतान जिसे कहते हैं ना, बदमाश, पेट का काला, वो सब है। चलो खैर, 9 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत, अमेरिका, यद्यपि शामिल है इसमें, भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के नेताओं के मध्य भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। उल्लेखनीय है कि IMEC को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के काउंटर के रूप में माना जा रहा था। IMEC एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के मध्य विस्तारित कनेक्टिविटी, आर्थिक एकीकरण के माध्यम से प्रोत्साहित करना था। इससे भारत, UAE कहां से जाना था, भारत, UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, यूरोप के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का पारगमन सुनिश्चित हो सकेगा। 18वें जी, तो आपसे पूछा जा सकता है इसकी शुरुआत का या इसकी घोषणा किस उसमें की गई थी सम्मेलन में, तो इसलिए याद रखना। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुई इनोसियो को लूला डी सिल्वा की अध्यक्षता का घेवल सौंप दिया, G20 की अध्यक्षता का, ठीक है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में आयोजित होगा, ठीक। चलो फिर इसका भारत की G20 की अध्यक्षता, भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष रहा। भारत G20 की अध्यक्षता का वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की केंद्रीय विषय पर आधारित था। यह विषय महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है, ठीक। ये वसुधैव कुटुंबकम, भारत की अध्यक्षता जी, मतलब
इसको कहते हैं एक संदेश देना। हम युद्ध का संदेश नहीं दे रहे हैं, भारत बुद्ध का देश है, युद्ध का नहीं। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, अपनी वैदिक परंपरा की बात कर रहे हैं, समृद्ध साहित्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो। भारत की अध्यक्षता में G20 के लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफेद, हरा और नीला से प्रेरित है। इस लोगो में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ पृथ्वी को दर्शाया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास प्रदर्शित करता है। महाद्वीप है, उतनी ही कमल की पंखुड़ियां दिखाई गई हैं। साथ पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है। कमल की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीप और 7 सार्वभौमिक संगीत के स्वरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। G20 के लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। सवाल देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत मंडपम नई दिल्ली में 18वें, याद रखना 18वां है, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। 19वां कहां होगा? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में 2024 में। यह भारत द्वारा आयोजित किया गया दूसरा G20 नहीं है भाई, पहला है। अभी तक हमने किसी का आयोजन नहीं किया था, तो जिनमें दूसरा है वो कट जाएंगे अपने आप। 1 और 3 आंसर रह गया। फिर भी तीसरा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बनारस, आगरा, ग्रेटर नोएडा। सवाल पूछ भी लिया गया है, दोबारा भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बैठक आयोजित हुई, टोटल 60 शहरों में बैठकें आयोजित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। मुझे पता है तुम थक रहे हो, लेकिन ज्यादा नहीं बचा है अब निर्वाचन। और कितने नंबर सवाल कर लिए? 81 कर लिए, 6 सवाल बच रहे हैं, कर लेते हैं। चलो। कीर स्टारर यूके के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री। 5 जुलाई 2024 को यूके के नए प्रधानमंत्री के रूप में लेबर पार्टी के कीर स्टारमर को चुना गया। कीर स्टारमर ने इस पद की नियुक्ति ऋषि सुनक का स्थान ग्रहण किया है। 4 जुलाई को यूके में आम चुनाव संपन्न हुए। 600 निर्वाचन क्षेत्रों में यह हुआ है। स्टारमर के नेतृत्व में लेबर पार्टी 650 में से 411 सीटों पर जीत दर्ज की। कंजर्वेटिव इतने पे हुई। ज्ञातव्य है कि 1832 के बाद से किसी भी आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा जीती गई सीटों की संख्या सबसे कम है। ठीक, चलो। सर कीर स्टारमर ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बने हैं। ध्यातव्य है कि 2024 में यूके में आम चुनाव हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐतिहासिक रूप से 26 भारतीय मूल के व्यक्ति भी चुने गए हैं। यूके के प्रधानमंत्री, याद रखना, लेबर, कीर स्टारमर। बोले कैसे स्टार हो यार तुम? कीर स्टारमर कैसे स्टार हो? लेबर पार्टी है तुम्हारी, स्टार कैसे हो? लेबर पार्टी है तो यूके पूरा ही लेबर है, हम तो लेबर मानते हैं। ठीक है, चलो खैर। कीर स्टारमर आप कह सकते हो सर अच्छे हैं। स्वत्व की भावना जगाओ यार अपने अंदर। तुम्हें कोई अंग्रेज रास्ते में दिख जाता है, ऐसे करके सेल्फी खिंचा रहे हैं उसके साथ, अबे मतलब तुम अपने आप को नहीं पहचानते हो। सबसे बड़ी दिक्कत ना भारत के साथ यही हुई कि मुगल शासन और जो बाद में अंग्रेजों का शासन हुआ उसने और ज्यादा नुकसान किया। भारत को भारतीय होना भुला दिया, हमें यह भुला दिया कि हमारा क्या क्या है ना। मतलब जैसे जब वुड्स का डिस्पैच आया तो चार्ल्स वुड कहता है कि अंग्रेज कोई भी काम इस दृष्टि से नहीं करते हैं कि भारतीयों का हित हो, वो इस दृष्टि से करते हैं कि उसमें ब्रिटिश हित क्या है। आपको यह बताया गया कि आपके ग्रंथ बेकार हैं, आपको अपनी हिंदी बोलते हो, हिंदी बोलने में तुम्हें ऐसा लगता है ओहो, कोशिश करते हो कि अंग्रेजी भौंकूं, लेकिन अंग्रेजी तुम पर नहीं बोली जाती है तब हिंदी बोलते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप पे अंग्रेजी बोलनी नहीं आनी चाहिए, लेकिन हिंदी भी आपको उतनी ही बेहतरीन आनी चाहिए। अपनी चीजों पर अभिमान करना सीखिए, अपनी चीजों पर कुछ अच्छा सोचना सीखिए, तभी आप अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। वरना कहते रहिए भारत विश्व गुरु था, वो था ही रहेगा, वो है नहीं हो पाएगा। और वर्तमान में हम विश्व गुरु की संकल्पना, विश्व मित्र की संकल्पना लेके चल रहे हैं। उस संकल्पना में आपके स्वत्व का जागरण महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, फिर कभी फुर्सत में इस पर बात करेंगे। मसूद पेजेशकियन ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति। 5 जुलाई 2024 को ईरान के राष्ट्रपति पद हेतु द्वितीय चरण के चुनाव में सुधारवादी तथा उदारवादी नेता मसूद पेजेशकियन, ठीक है, मसूद पेजेशकियन नए राष्ट्रपति चुन लिए गए। ईरानी गृह मंत्रालय ने मसूद पेजेशकियन को विजेता घोषित किया। पेजेशकियन ईरान के 9वें राष्ट्रपति होंगे। 30 जुलाई 2024 को इन्होंने ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। इससे हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्ला की दुखद मृत्यु के उपरांत ईरान में राष्ट्रपति चुनाव आवश्यक हो गया था। ईरान के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, वह पुनः निर्वाचित भी किया जा सकता है। कौन? तो मसूद पेजेशकियन है ना। तो पेजेशकियन बोले तो हमें कितना भी, मतलब इजराइल और ईरान का इस समय छिड़ा हुआ है, ईरान कूद गया है, बोले कुछ भी कर लो, लेकिन पेजेशकियन हम तुम्हें पेश करके रहेंगे कि तुमने ऐसा किया। तो पेजेशकियन याद रखोगे, ठीक है। जुठित सुमिनावा तुलुका कांगरो गणराज्य की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम है इसलिए याद करोगे, जुठित सुमिनवा तुलुका, ठीक है। चलो
जून डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डीआरसी के प्रधानमंत्री के रूप में वो ग्रहण किया, प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। और बस याद कैसे रखोगे, जुठित, है ना, बोले झूठ है ये कि तुमने कभी सुना नहीं, सुमिनवा, तुमने कभी सुना नहीं कि कोई महिला प्रधानमंत्री बनी डीआरसी की। तुलुका, तो जुठित झूठ बोल रहे हो, तुलुका मतलब तुम, सुमिनावा तुमने नहीं सुना है कभी भी कि कोई महिला प्रधानमंत्री बनी है। भाई कहानी याद आ जाएगी ना, टिक सही लग जाएगा। अभी तो कर ले तो बताते हो, पेपर में यही टिक ना हो अगर तो बताना। बोले डीआरसी की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई, तुमने कभी नहीं सुना, झूठ बोल रहे हो। मतलब जुठित, सुमिनावा, तुलुका, बस याद रख लेना, काम चल जाएगा। हाल ही में डीआरसी कांगो की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जुठित सुमिनावा तुलुका। ठीक, चलो। इंडोनेशिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन बन गए? प्रबोवो सुबियांतो देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, है ना। प्रबोवो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, कोई बात नहीं। तो प्रबोवो इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति, भाई इक्वाडोर नहीं, अभी तो इंडोनेशिया चल रहा है। तो प्रबोवो सुबियांतो को याद रखोगे, प्रबोवो सुबियांतो। ठीक, चलो। कैसे याद कर सकते हो? इंडो प्रबोवो, ऐसे याद कर लो, इंडो प्रबोवो, 5 बार बोलो, इंडो प्रबोवो, इंडो प्रबोवो, इंडो प्रबोवो, है ना, सुबियांतो। ठीक, चलो। फिर इक्वाडोर का अगला होगा, सवाल पहले लग गया है। फिनलैंड के राष्ट्रपति चुनाव, इक्वाडोर का नहीं होना चाहिए, खैर। फिनलैंड में राष्ट्रपति के चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुआ। फरवरी की घटना है। अलेक्जेंडर स्टब, फिनलैंड, ठीक है, फनलैंड, टब। अब फन तुम किस में करते हो? फिनलैंड, टब में बचपन में कभी फन किया है? बैठ के नहाए हो इस टब? सर इसी टब में नहाता था मैं, ये रखा है सामने, इसी टब, इस टब, तो फन करता था इसमें। फिनलैंड अलेक्जेंडर स्टब राष्ट्रपति के रूप में चुना हुआ है, ठीक है। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए अक्टूबर 2023, ये नहीं पूछा जाएगा, है ना, बहुत पुराना हो गया, ठीक है। सिविक बहुदलीय इस गठबंधन में बहुमत प्राप्त हुआ। पोलैंड में 8 सत्तारूढ़ दल, नाम देख लो इनका क्या है, डोनाल्ड टस्क। तो पोलैंड, ठीक है, पोलैंड डोनाल्ड टस्क, याद रखोगे। डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, टस्क है ना, टस्क है। पोलैंड डोनाल्ड टस्क, ठीक है। चलो, क्रिस्टोफर मार्क लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री। न्यूजीलैंड भाई नया नया सा लग रहा है, नई सी लग रही है। बोले क्यों? बोले लक्ष्य से नहाया हूं, देख लो, क्रिस्टोफर मार्क्स लक्सन, लक्ष्य से नहाया हूं भाई, तभी तो न्यू सा लग रहा हूं, नया नया सा लग रहा हूं। इतनी ही बात याद करनी है, कहानी बाकी कोई मतलब नहीं है। हालांकि ये भी नवंबर में चुने गए हैं, लेकिन फिर भी चलो ध्यान रख लो, मैचिंग भैचिंग आ जाएगा तो सवाल बन जाएगा, ठीक है। चलो, डेनियल नबोवा इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति। अच्छा, वो क्वेश्चन पीछे लग गया है, डेनियल नबोवा, डेनियल नबोवा। अब जैसे डेनियल मतलब डिनाइल कर रहे हो, नबोवा बोले कोई नया नया आदमी आया है, कहां? डोर पे, इक्वाडोर। डेनियल नबोवा डिनाई कर रहे हो, नया आदमी डोर से अंदर एंट्री नहीं लेगा। तो इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? डेनियल नबोवा। सवाल कहां रहा? ये रहा पीछे। हाल ही में इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन? डेनियल नबोवा। और प्रबोवो सुबियांतो कहां के बने हैं? इंडोनेशिया के। प्रबोवो इंडो, अलेक्जेंडर स्टब, टब में फन करते थे, फिनलैंड। डोनाल्ड टस्क कहां के? पोलैंड के। बताओ चारों याद हो गए कि नहीं? आनंद आया हो तो कमेंट जरूर कर दिया करो। आगे चलते हैं, ठीक, चलिए, ये सब हमने पढ़ लिया, डेनियल ने वो पढ़ लिया। हाल ही में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से मिला दो, मिलाओ भाई। इंडोनेशिया के कौन थे? इंडो प्रबोवो, मतलब ये पहला सुमेलित है, ठीक। ईरान का कौन था? ईरान का पेशेज कियन था, हम तुम्हें पेश करके मानेंगे, दूसरा गलत हो गया। फिनलैंड, देखो फिनलैंड के तो स्टब थे, अलेक्जेंडर स्टब, टब में फन करते थे। और ईरान के पेजेशकियन, मसूद पेजेशकियन, ये दोनों अपोजिट दिए हैं। पोलैंड डोनाल्ड टस्क, ठीक है। न्यूजीलैंड क्रिस्टोफर मार्क लक्सन, बोले लक्ष्य से ना के आया हूं, नया कैसे नहीं लगूंगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी, नया लगूंगा। 1 4 5, देखो 1 4 5 कहां है? ऑप्शन नंबर सी में है। आ गया स्वाद, आ गया सर आनंद। आगे चलो, 3 4 दो 3 घटनाएं और हैं, इनको देख लेते हैं। सुपर टाइफून यागी, सुपर टाइफून यागी फिलीपींस में इंटेग में 2024 में उत्तर प्रशांत क्षेत्र में आया, है ना। यागी कहां आया? फिलीपींस में, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। यह एक श्रेणी 4 का टाइफून था, जिसमें अनुमानित 240 किलोमीटर गति हवा चल रही थी। इस टाइफून ने दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देशों को प्रभावित किया। इस टाइफून से प्रभावित होने वाले प्रमुख देशों में चीन, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार है। दक्षिण पूर्वी एशिया के देश है। हालांकि इस टाइफून का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव वियतनाम में देखने को मिला। यह वियतनाम में आया अब तक का सबसे शक्तिशाली टाइफून था।
साथ ही ये चीन के लैंडफॉल का दूसरा सबसे शक्तिशाली टाइफून था, फिलीपींस में एक निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण बन गया, तमाम बातें हैं, हाँ है ना। और इसका जापानी भाषा में यागी का अर्थ होता है बकरी, है ना, मकर राशि, बकरी या मकर राशि। ये भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ऑपरेशन सद्भाव, ये पूछ सकता है कि यागी, है ना, यागी तो योगी जी हैं हमारे, योगी जी क्या करते हैं, सद्भाव, सबके साथ अच्छा भाव है, ऑपरेशन सद्भाव, ऐसे याद कर लोगे, यागी, टाइफून यागी के लिए सद्भाव। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने $1 मिलियन मूल्य की मानवीय राहत सहायता वियतनाम को भी प्रदान की। कौन सा सही है? सुपर टाइफून यागी 2024 में पश्चिमी उत्तर प्रशांत क्षेत्र नहीं, दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में आया उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रशांत क्षेत्र मतलब पश्चिमी, ये उत्तर प्रशांत क्षेत्र। चलो, भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित ऑपरेशन सद्भाव, ठीक है, ये तो सही है। इसका क्षेत्र एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में आया है ना, तो उत्तर पश्चिम प्रशांत, चलो हो भी जाएगा, प्रशांत अगर वैसे कनेक्ट करोगे सही भी है, दोनों सही हो जाएंगे, एक और दो दोनों सही है। ठीक, चलिए, गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल, हालांकि पुराना हो गया लेकिन फिर भी याद रखोगे, मई 2024 में बंगाल की खाड़ी, पुराना नहीं हुआ है माफ कीजिए, बंगाल की खाड़ी में आया था रेमल, ठीक है, मध्य रात्रि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के तटों पर लैंडफॉल कराने के पूर्व गंभीर चक्रवाती इसकी सूचना दे दी गई थी। लैंडफॉल के चक्रवात का आकलन करने के लिए भारतीय तटरक्षक पोत वरद ने पारादीप रवाना किया। रेमल अरबी भाषा अर्थ होता है बालू, यह नाम ओमान के द्वारा दिया गया था, रेमल ओमान, ठीक है, दोनों याद रखोगे, इसके द्वारा दिया गया था। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों पर लैंडफॉल करने वाले गंभीर चक्रवाती तूफान को नाम दिया गया रेमल। किसने दिया? ओमांजा, है ना, ओमांजा भाई, मलदे ठीक से, रेमल बालू, ठीक। चलो, इस प्रकार आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पूरी तरह से समाप्त हो गया। पूरी तरह से हमने इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को पढ़ लिया, ठीक है। इसके क्वेश्चंस की पीडीएफ आपके ग्रुप पे पड़ जाएगी। समय आपके पास, परीक्षा ना बार बार मजे ले रही है, इस समय अपना टाइम वेस्ट मत करो, मेहनत करके पढ़ो, दिवाली का 1-2 दिन एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। मैं भी अब आपको भाई दूज के बाद मिलूंगा, आराम से दिवाली को एंजॉय करो, अच्छे से बढ़िया से दिवाली मनाओ। त्योहार भी भारत में एक महत्वपूर्ण संगमों में से एक है, सबसे मिलना जुलना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छे से त्योहार मनाइए, दिवाली मनाइए, पढ़िए, है ना, पढ़ते रहिए, लेकिन पढ़ेंगे क्योंकि आपके साथी सथा मित्र जो सिलेक्शन लेंगे वो रिवीजन कर रहे हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, रिवीजन ही अंततः आपको परीक्षा में सफलता दिलाएगा। रिवीजन प्लस प्रश्न प्रैक्टिस, मैं आपको यही इसीलिए दोनों चीजें कराता हूं। रिवीजन करो, जितना हो सके करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना हो सके करो। पीवाईक्यू 3-4 बार कर लिए हैं, टेस्ट सीरीज ले लो, डिकोड एग्जाम की टेस्ट सीरीज वन ऑफ द वैल्यूएबल टेस्ट सीरीज है। 9000 प्रश्न अगर वो आप कर लेते हैं जो आपको टेस्ट सीरीज में, मैं गारंटी दे रहा हूं, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, 25% प्रश्न उसी से आपको पेपर में मिल जाएंगे, ठीक है। और ये अगर आपने आई दृष्टि वाली क्लास कर ली, इसके प्रश्न फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उनको देखिए, उनको कर लीजिए, अच्छे से तैयारी करिए, रिवीजन करते रहिए। बीपीएससी तो आपका दिसंबर में होना ही है, उसे फाड़ के आओ, आराम से पेपर दो। 15 दिसंबर को पेपर है, उसको आराम से दो, है ना। बाकी आप सब लोग दिवाली मनाओ। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताते चलिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्त, सखा, मित्र मंडली के साथ जरूर साझा कर दीजिएगा। आप सभी को दीपावली की तरफ से शुभ दीपावली, ठीक है। डिकोड एग्जाम की तरफ से आप सभी को शुभ दीपावली। आपके लिए दीपावली शुभ हो, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलता हूं आपसे फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।